हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग फिर से यहाँ पे कल्टीवेटर अगेंस्ट हीरो सोसाइटी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और मैं इसके पार्ट्स भूल चुका हूँ, तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि यान अपने डिसाइपल्स को बता रहा था अपनी आप भी थी कि उसने अपने कैसे सेक्ट का बंडा धार किया और वो कैसे इमोर्टल बना। अगर तुम्हें जानना है कि यान ने ये सब कुछ कैसे किया तो वीडियो देख लो, जाके पड़ी हुई है। खैर, बंडा धार करने के बाद यान ने एक गलती भी कर दी थी जो उसने की भी नहीं, लेकिन उसे सजा मिली, जो की गलती उसने की भी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उसे सजा मिली कि उसे नीचे जाके सभी स्क्रोल को इकट्ठा करना है और वापस आना है। ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस नीचे ही रह जाओ। इसके बाद जब धड़ाम से एक आम की तरह नीचे गिरा था तो फिर उसे एक लड़की मिली थी जो कि कुछ प्राइवेट काम कर रही थी, लेकिन वो लड़की अपने आप को लड़का बता रही थी। दिस इज द न्यू प्रॉब्लम वर्ल्ड हैज फेसिंग राइट नाउ, जिसको बड़े हम साधारण नाम से जानते हैं LGBTQ कम्युनिटी। मैं रेसिस्ट नहीं हूँ बाय द वे, आई लव दिस कम्युनिटी फॉर द एल। अगर तुम्हें ये जोक समझ में आया तो फिर वेलकम टू द मैन ऑफ कल्चर, अगर नहीं समझ में आया तो फिर सीरीज देखो। इंट्रोडक्शन हो चुका है तो हम लोग डायरेक्ट सीरीज को एक्सप्लेन करते हैं। यानी इस लड़की से पूछा था कि यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको यहाँ पे की ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक आती है। वो लड़की यान को बताती है कि ये दुनिया मार्शल आर्टिस्ट कल्टीवेटर के नाम से जानी जाती है। इसको यहाँ पे मार्शल आर्ट्स कंट्री कहा जाता है। ये पूरी कंट्री यहाँ पे 24 मिलियन स्क्वायर फीट में फैली हुई है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 67 मिलियन के कुछ आसपास है और यहाँ पे हर किसी को वो टेक्निक आती है। यह आगे से चीख के कहता है कि हर किसी को आती है, 2-3 साल तो यही लग जाएंगे। और वो उस लड़की से कहता है कि अपनी तरफ देखो, तुम्हारे पास तो टैलेंट भी नहीं है इतना ज्यादा। तो वो लड़की डायरेक्ट आगे से सीधा प्रदर्शन ही करके दिखाती है, वो टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे यान की बोलती बंद हो जाती है। अब मैं तुम्हें एक और चीज के बारे में बता दूं कि यान बचपन से ही यहाँ पे पिछवाले पड़ा बड़ा है जंगलों के बीच में, इसलिए उसके पास कॉन्सेप्ट नहीं है कि लड़का लड़की क्या होती है। भाई हर किसी को इक्वली देखता है और इक्वली ट्रीट करता है। किसी को थप्पड़ मारना होगा तो वो जेंडर नहीं देखेगा, मार देगा। हम लोगों को पता है कि यान का मकसद क्या था यहाँ पे आने का। उसका मकसद एक ही था कि जिसके पास भी ये टेक्निक उसे मौत के घाट उतार दो। तो वो मन के अंदर सोचता है कि ये कंट्री यहाँ पे मौत मांग रही है, शुरुआत शायद से भाई से ही करनी पड़ेगी। लेकिन तभी वो लड़की आगे से बताती है, पता नहीं मैं जब भी इस टेक्निक को इस्तेमाल करती हूँ तो मेरे सीने में दर्द होता है, जैसे कोई चाकू से मेरे सीने को छेद रहा हो। क्योंकि यान अपना इन्वेंटर था, उसने ये टेक्निक बनाई थी, तो फिर उसे पता था कि ये टेक्निक यहाँ पे सी ऑफ की को डैमेज कर रही है। क्योंकि ये टेक्निक पूरी तरीके से फिनिश नहीं हुई है, यहाँ तक कि आधी भी पूरी तरीके से नहीं फिनिश हुई। इसलिए वो उस लड़की से कहता है कि तुम्हें यहाँ पे प्रैक्टिस रोक देनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा सी की काफी ज्यादा डैमेज हो जाएगा और तुम कुछ समय बाद जाके पूरी तरीके से कल्टीवेट भी नहीं कर पाओगे और इमॉर्टल भी नहीं बन पाओगे। और यान को पता था कि किसी हरामी ने उसके टेक्निक के साथ छेड़छाड़ की है, उसका नतीजा ये है। वो लड़की यान से कहती है कि तुम तो ऐसा ज्ञान पहले हो जैसे कि तुम्हें इस स्किल के इन्वेंटर हो। इसके बाद हम लोग एक कंट्री के एम्परर को देखते हैं जो कि किसी दूसरे कंट्री के बारे में बात कर रहा था। ये लोग यहाँ पे जीडाओ कंट्री के बारे में बात कर रहे तो उनका ये प्लान था कि ये दो कंट्री आपस में मिलेंगे और इमॉर्टल्स के खिलाफ जंग छेड़ देंगी, या इनकी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन बाद में उन लोगों ने यहाँ पे एक ट्रीटी के ऊपर साइन कर दिया, ये कहते हुए कि वो लोग अब से इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे जो सलाहकार था वो आगे से अपने मालिक को बताता है कि उनके कंट्री के अंदर उन लोगों ने काफी ज्यादा यहाँ पे लंबे टाइम तक इस टेक्निक का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे ऐसे कई सारे लोग हैं जो अब यहाँ पे कल्टीवेट नहीं कर पा रहे हैं। जिस पे एम्परर उस स्क्रिप्ट की तरफ देखते हुए कहता है कि बड़वों ने हमें यहाँ पे गलत कॉपी दे दी क्या, जिसके अंदर गलतियां हैं। इसके बाद एम्परर आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि हम उनके खिलाफ कदम उठाएंगे। यहाँ पे ऑथर में कुछ तो बताता है लिखा हुआ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, या फिर मेरा दिमाग दर्द कर रहा है, मुझे कुछ समझ में, इसलिए इग्नोर दिस, हम हटाते हैं इसे, कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद हम लोग यान को देखते हैं जो कि उससे कहता है, ब्रदर हम लोग जा कहाँ पे रहे हैं। जिस पे वो लड़की आगे से बताती है कि उसे यहाँ पे वो सिटी के एम्परर ने ऑर्डर दिया है कि वो लोग इस सी ऑफ की ड्रैगन डिग्री की ऑथेंटिसिटी को चेक करेंगे, यानी कि क्वालिटी को, कि ये कितनी ज्यादा ऑथेंटिक है यानी नॉर्मल है। हम लोग यान को देखते हैं जो आगे से चमक उठता है और वो इस लड़की से कहता है, ब्रदर मैं इस बारे में और जानना चाहता हूँ। जिसके बाद अपनी बातों को चेंज करते हुए कहता है कि मैं इस अर्थ के बारे में और जानना चाहता हूँ कि ये दुनिया कैसे दिखती है। वो लड़की इस चीज के लिए मान जाती है। यान से कहती है कि वैसे भी वो अकेले बोर हो रही है, लेकिन वो यान को वार्न करती है कि देखना और झांकना बंद नहीं, आंखें फोड़ दूंगी तुम्हारी। यान उसे कहता है, चिंता न करो ब्रदर, मुझे लड़कों के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट वो लड़का नहीं है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि कैसे जेंडर्स के बारे में पता है तो नहीं पता है उसे जेंडर्स के बारे में, अभी आगे देखना तुम। फिर इसके बाद वो लोग सिटी के बीच में आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये वाली जगह वुडू किंगडम एंड जूडू किंगडम की बॉर्डर है। यहाँ पे कई सारे लोग आते हैं और सेलिंग करते हैं, यानी कि सामान बेचते हैं, एक तरीके से मार्केट है ये। पर यान की नजरें अभी भी यहाँ पे फूली हुई मसल्स के ऊपर थी। वो लड़की उसकी तरफ देख के कहती है, कहाँ देख रहे हो भाई तुम। यान आगे से कहता है, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं देख रहा मैं। फिर हम लोग यान को देखते हैं जो अपने मन के अंदर सोच रहा था कि मैं बार बार यहाँ पे लड़कों की ब्रेस्ट की तरफ क्यों देख रहा हूँ, मैं क्यों देख रहा हूँ लड़कों की छाती। अगर मोटा दोस्त है फिर भी मैं क्यों देखूंगा, क्या मुझे सच में यहाँ पे लड़के पसंद है, क्या मेरे दिल के अंदर लड़कों के लिए प्यार है। भाई को सिर्फ एक ही जेंडर पता है, मेल, इसीलिए उसे लगता है कि हर कोई मेल ही है, लेकिन आदमी आदमी से प्यार नहीं कर सकता ये तुम्हें पता है। इसीलिए ब्रो इज सो कंफ्यूज्ड। अच्छा वो इस टाइम पे पैदा नहीं हुआ, नहीं तो भाई कंफ्यूज ना होता। इसके बाद हम लोग यान को देखते हैं और इसकी एक्टिंग यहाँ पे एकदम ऑथेंटिक है, एकदम कमाल की है। ये आगे से कहता है कि उसे भी यहाँ पे ये की ड्रैगन टेक्निक चाहिए, वो यहाँ पे कल्टीवेशन में इतने
इतने साल क्यों ही बर्बाद करे। उसी टाइम पे एक बंदा यहाँ पे इस टेक्निक को बेच रहा था सिर्फ 5 सिक्कों के लिए, 98 रुपए में बेच रहा था वो। इससे यान को यहाँ पे खून की उल्टी हो जाती है। वो आगे से चीखते हुए कहता है कि मेरा मेथड यहाँ पे सिर्फ 5 रुपए में बिक रहा है, एकदम 5 रुपए में। इसके बाद वो भागते हुए उस बंदे के पास जाता है, उसे कहता है मैं तुम्हें काट दूंगा, और उस बंदे को स्पिरिचुअल स्टोन देके कहता है कि मुझे ये सब चाहिए, अभी पैक कर दो। इसके बाद यान उस मेथड को पढ़ते हुए कहता है कि ये तो एकदम 2 क्वालिटी की चीज है भाई, एकदम 2 क्वालिटी की, इसमें तो कोई साफ साफ भी नहीं लिखा हुआ। कोई बंदा जो इस मेथड को बेच रहा था वो आगे से बताता है कि ये स्पिरिचुअल स्टोन काफी ज्यादा हाई क्वालिटी का है, वो इसके साथ यहाँ तक 10 कंट्री भी खरीद सकता है। वो लड़की भी अपने मन के अंदर सोचते है इस बच्चे के पास तो इतना ज्यादा पैसा है कि मेरे फादर की ट्रेजरी कम बढ़ जाए, आखिर इसका ओरिजिन क्या हो सकता है। वो भी हम लोग यान को देखते हैं जो अपने मन के अंदर सोच रहा था कि इसमें लिखा हुआ एकदम ठीक ठाक है, लेकिन जब लोग इसे पढ़ के सीख लेंगे तो वो बस कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे। अगर मैं इस तरीके से एक एक करके कलेक्ट करता रहा तो फिर मुझे कितने साल लग जाएंगे भाई पूरी सिटी के अंदर से ये सब कुछ मिटाने के लिए। भाई सिर्फ यहाँ पे करप्शन मिटाने की कोशिश कर रहा है जो मिट नहीं सकता, सिर्फ तब तक जब तक पूरी तरीके से देश बैंकरप्ट ना हो जाए, यानी कि दिवालिया ना हो जाए। वो लड़की यान को बताती है कि इतना ज्यादा गौर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, भले यहाँ पे मॉर्टल कॉम्बैट इमॉर्टल मेथड है, लेकिन हर कोई इसे सीख नहीं सकता, सिर्फ जीनियस लोग इसे सीख सकते हैं। नहीं तो इस तरीके से यह मेथड यहाँ पे खुला न बिक रहा, वो भी 98 के भाव में। यान आगे से कहता है फिर तो बढ़िया है, मुझे कम लोगों की जाने लेनी पड़ेंगी, ब्रो इज जस्ट थिंकिंग अबाउट किलिंग पीपल। इस पे लड़की का आगे से मुंह बन जाता है, जिसके बाद हमें इस लड़के का नाम पता चलता है जो कि होता है वो जियांग। जियांग इतने टाइम पे यही सोच रहे थे कि यानसेन बस एक फॉरेन प्रिंस है जो कि यहाँ पे इस टेक्निक को चुराने के लिए आया है ताकि कोई भी इस टेक्निक का फायदा ना उठा सके। अब उसी टाइम पे यहाँ पे एक जीनियस आता है जो कि इस स्क्रोल का इस्तेमाल कर सकता है, और सभी लोग उसके लिए यहाँ पे चीयर कर रहे थे। इस बंदे का नाम यहाँ पे हुआंग है जो कि हाथी के ऊपर चल के आ रहा है। ये सभी लोग यहाँ पे उसके लिए अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं, और हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि यान से कहती है तुम देख सकते हो कि मैं किसी ऐसे से मिल रही हूँ जो कि इमॉर्टल के साथ भी फाइट कर सकता है सिर्फ एक टेक्निक के भरोसे। और जियांग ये सब कुछ सिर्फ उस बंदे से कह रहे जिसने ये टेक्निक बनाई है। इसके बाद हम लोग हुआंग को देखते हैं, ये फुल अयासी मोड में चल रहा है। हम लोग यान को देखते हैं जो आगे से कहता है इसे मरना पड़ेगा, इसे मरना ही मरना है भाई, ये टेक्निक मेरी खा के बैठा है, ये अभी हगेगा। लेकिन जियांग उसे रोक रहे थे ये कहते हुए तुम्हें पता भी है वो एक जीनियस है, सिर्फ 100 सालों में कोई ऐसा जीनियस पैदा होता है और उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई है, और ऊपर से वो यहाँ पे उस टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकता है जिसको तुम यहाँ पे बटोरना चाहते हो। अगर तुम उससे लड़ोगे तो सिर्फ अपनी मौत को ही दावत दोगे। यान आगे से कहता है क्या फर्क पड़ता है, मैं भी तो कर सकता हूँ। जिसके बाद वो भी अपने हाथों में यहाँ पे ड्रैगन की टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसको देख के जियांग आगे से चिल्ला उठती है, ये कहते हुए तुमने ये कैसे किया। भाई जहाँ भी जाता है तबाही लाता है। वो यान से पूछती है कि ये तुमने टेक्निक इतनी जल्दी कैसे सीख ली भाई, यहाँ पे लोगों को हजारों साल लग जाते हैं, तुम बस एक बार पढ़ के सीख गए कि ये वाली सच में यहाँ पे रियल टेक्निक है जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं बरसों से। यान आगे से कहता है ये रियल वर्जन है, एकदम रियल वर्जन ऑथेंटिक, क्योंकि यान यहाँ पे सिंपल शब्दों से मानने वाला नहीं था। इसलिए जियांग यहाँ पे यान से कहती है अगर हम लोग ऐसे हमला करेंगे तो फिर हम लोग यहाँ पे एक्सपोज किए जा सकते हैं, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे कोई अच्छा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो यान से कहती है कि हमें नहीं पता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, तुम अपनी लाइफ को इस तरीके से रिस्क में नहीं डाल सकते, और शायद से उसके पास भी यहाँ पे कोई अल्टरनेटिव टेक्निक का वर्जन हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग उसके खिलाफ यहाँ पे सर्च वारंट निकालेंगे और पता करेंगे कि उसके पास किस टाइप की अल्टरनेटिव स्किल है, और उससे हम लोगों को यह भी पता चल जाएगा कि किन बाकी लोगों के पास भी ये स्किल है। यान आगे से कहता है कि आइडिया बढ़िया है, और वो कहता है कि मेरे मास्टर हमेशा कहते थे कि मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ, लेकिन मैं तो जीनियस हूँ। अगर मुझे यहाँ पे बाकी लोगों की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किन किन के पास ये टेक्निक है तो फिर मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उन्हें मारने में। इसीलिए वो जियांग से कहता है कि चलो हम लोग सबसे पहले इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, जिसके बाद हम लोग यहाँ पे एकदम मौज काटेंगे। जियांग उसे कहती है कि तुम्हारे पास क्या सबसे पावरफुल वर्जन है, क्या तुम मुझे बता सकते हो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो यान उसे कहता है जब समय आएगा तो फिर मैं तुम्हें सिखा दूंगा। इसके बाद अगला सीन रॉयल पैलेस का होता है जो कि ईटो किंगडम की तरफ से है। मुझे पता नहीं यहाँ पे कितने किंगडम आएंगे क्योंकि ऑथर इतने समय सिर्फ फैंटास्टिक चीजों पे फोकस कर रहा है जो कि है कॉमेडी। हम लोग ईटो किंगडम के यहाँ पे एम्परर को देखते हैं जिसको भाई यूनिक कॉस्ट्यूम दी गई थी, और ये किसी बंदे से कहता है कि यार तुम्हारे कपड़े पहनने का तरीका एकदम यूनिक ही होता है, और ऑफ कोर्स तुम्हें ये जो बंदा दिखाई दे रहा है इसके ऊपर तुम सूट बूट देख के पहचान ही गए होगे कि ये इस दुनिया का नहीं है, ये भी रिएसेकाई एनिमे वाला बंदा है। ब्रो इज आल्सो रिकार्नेट एमसी बट नॉट फॉर अस, ओनली फॉर हिम। फिर ये एम्परर से कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही यहाँ पे किसी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को मॉडिफाई कर दिया है, यानी कि टेक्निक के अंदर छेड़छाड़ करने वाला यही हरामी था। और ये एम्परर से कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, भले वो किंगडम के पास यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमॉर्टल कल्टीवेटर्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने वहाँ पे ऐसा जादू चलाया है कि उनमें से आधे साले आप कभी कल्टीवेट ही नहीं कर पाएंगे। इस पे एम्परर आगे से कहता है कि ये काफी अच्छी चीज है क्योंकि वो किंगडम एक ऐसी जगह है जहाँ से मैं पंगे नहीं लेना चाहूंगा। इसके बाद हम लोग इस बंदे को देखते हैं और ये आगे से जानते हो क्या एक्टिवेट करता है, ये एक्टिवेट करता है हेवंस पाथ सिस्टम। और मैं सिस्टम को देख के बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ क्योंकि हमने कई सारी चीजें देख ली हैं जो कि ऑथर ने हमारी बुंड फाड़ने के लिए काफी दी हैं, तो सिस्टम से हैरानी नहीं होगी। खैर सिस्टम एकदम सेल्समैन की तरह था। इसने यहाँ पे कुन यानी कि ये जो बंदा है इसका नाम कुन है, इसे टारगेट दिया था कि इसे यहाँ पे 60 मिलियन लोगों को इमॉर्टलिटी से नपुंसक बनाना है, यानी कि वो कभी कल्टीवेट न कर पाए। वो आ रहे सिस्टम, और क्योंकि कुन ने यहाँ पे अपने मिशन को पूरा कर लिया था तो फिर उसे यहाँ पे ही स्किल मिलती है जो कि इमॉर्टल ताओ इमॉर्टल
इमॉर्टलिटी स्किल होती है। तो सिस्टम उसे कहता है कुन कांग्रेचुलेशन, तुम और कदम आगे भाग चुके हो हेवनली पाथ के। कुन उसे कहता है कि तुम जाओ भाई, जिसके बाद वो एम्परर से कहता है कि आप डरिए नहीं। हालांकि वो किंगडम यहाँ पे सबसे पावरफुल नेशन माना जाता है, लेकिन अब वहाँ के आधे लोग कभी कल्टीवेट ही नहीं कर पाएंगे। तो फिर आपके किंगडम की अब यहाँ पे जीडीपी बढ़ने वाली है, चिंता ना करिए। आप बहुत ही जल्दी यहाँ पे आसानी के साथ वो किंगडम को एकदम कुत्ते की मौत मारेंगे। और ये यहाँ पे 2 कदम आगे था। इसने पहले यहाँ पे कुछ लोगों को वो किंगडम के पास भेज दिया था जो कि बॉर्डर के ऊपर केओस करने वाले थे, जिससे जंग छिड़ सके। और ये एम्परर से भी यही कहता है कि जैसा यहाँ पे चीजें हल्की फुल्की भी गंदी होंगी, आपको बस जंग छिड़ देनी है, जिसके बाद पूरा मोर्चा मैं संभालूंगा, बस आप ऐस करिएगा। जिस पे एम्परर यहाँ पे कुन से काफी ज्यादा खुश था। वो उससे कहता है यार तुम ही हो हमारे हीरो, सीट पे बैठोगे क्या मेरी। लेकिन कुन आगे से मना कर देता है ये कहते हुए कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दुनिया अब बदलने वाली है और इस दुनिया को चेंज करने वाला मैं हूँगा। अब मैं इस दुनिया को यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करूंगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है फैक्ट्री वैक्ट्री बनाना, देश को ऊपर लेके जाना। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है नीचे लेके जाना, यानी अमीरी से गरीबी तक। और जब ये पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को एकदम 2 कौड़ी का जगह बना देगा, जिसके बाद ये यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू करेगा। फक दिस वर्ड। जिसके बाद इस पूरी दुनिया को यहाँ पे एयरप्लेन, ट्रेन, कार से भर देगा और इस दुनिया को यहाँ पे मॉडर्न सिटी बना देगा। आइडिया अच्छा है, बस रॉन्ग जगह पे आ गए हो तुम। इसके बाद अगला सीन एक बात हाउस का होता है, जहाँ पे हुआंग गया हुआ है लड़कियों के साथ में। आगे से शर्माते हुए कहता है कि मैंने उस बुड्ढे को यहाँ पे जवान लड़कियों के साथ अंदर जाते हुए देखा, ये कौन सी स्कीम है भाई। इस पे जियांग उसे कहती है कि ये दुनिया ऐसे ही चलती है गुरु। यूनिवर्स की बात एकदम ठीक है कि हुआंग एक नंबर का यहाँ पे ठरकी बुड्ढा है, जिसको सिर्फ लड़कियां ही चाहिए। वही पे हम लोग यान को देखते हैं और इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये इसकी बाली उम्र है। कंचे खेलो भाई कंचे। जियांग यहाँ पे यान को बताती है कि उन लोगों को यहाँ पे मॉर्फिंग स्किल का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसने यहाँ पे हुआंग को खूबसूरत लड़कियों के साथ अंदर जाते हुए देखा था। इसीलिए अगर ये लोग यहाँ पे खूबसूरत लड़कियों के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं तो फिर सोल्जर्स इनके लिए कभी भी दरवाजा नहीं रोकेंगे। आगे से कह देता है उसे पता ही नहीं कि ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ जाता है। तो जियांग का सर नीचे लटक जाता है और वो यान के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम ट्रांसफॉर्म होना नहीं जानते, कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें कुछ भी सिखाया नहीं कि ट्रांसफॉर्म कैसे होते हैं। यान आगे से कहता है हाँ, उसके मास्टर ने उसे कुछ भी नहीं सिखाया। जियान उससे पूछते हैं कि कुछ भी नहीं, एक भी स्पेल नहीं तुम्हें नहीं सिखाया, एक भी टेक्निक नहीं सिखाई। यान आगे से कहता है नहीं मुझे कुछ भी नहीं आता। इसके बाद जियांग उससे पूछते हैं कि स्वॉर्ड स्किल, बेसिक स्वॉर्ड रीडिंग ये तो आता ही होगा ना, पोस्चर तो आता ही होगा ना, स्वॉर्ड कैसे पकड़ते हैं। यान आगे से कहता है वो भी नहीं आता। इस पे जियांग के आंसू निकल जाते हैं। वो आगे से भगवान को याद कर लेती है और आगे से कहती है भगवान ऐसे मंद बुद्धि लोग आप मेरी झोली में है क्यों गिराते हैं, कोई तो अच्छा बंदा डालो यार। ये साला कौन सा अजीब प्राणी है, इसे ये भी नहीं पता कि स्वॉर्ड को कैसे पकड़ा जाता है, वो भी स्वॉर्ड वाली दुनिया के अंदर। कि आप कोई नॉर्मल बंदा मेरे पास नहीं भेज सकते, अधमरे ही क्यों भेज रहे हैं। यान के मास्टर ने जो उसको चूरन लपेट के दिया था ना, यान उसे कभी भी नहीं भूल पाएगा। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा ही है कि भाई 32 साल का हो गया है, 3200 साल का हो गया, लेकिन अभी तक मास्टर की बातें नहीं गई दिमाग से। यान जियांग को बताता है कि उसके मास्टर ने उससे कहा कि मैजिक उसके दिमाग को इफेक्ट कर सकते हैं, उसके दिमाग को खराब कर सकते हैं। इसलिए यान को सबसे पहले आप अपने दिमाग को कल्टीवेट करना पड़ेगा ग्रेट मास्टर बनने से पहले। जियांग भी उसे यही कहती है जो हम सब उससे कहना चाहते हैं कि तुम्हारा चूतिया काटा गया है, बेवकूफ बनाया गया है तुम्हें। लेकिन यान भी यहाँ पे जियांग से वही कहता है जो कोई भी अंधभक्त कहेगा कि तुम मेरे मास्टर के बारे में ऐसे बातें नहीं कर सकते, नहीं तो मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। लेकिन वो बाद में हंसते हुए यहाँ पे जियांग से कहता है लेकिन शायद तुम मेरी मदद कर सको, मुझे कोई स्पेल सिखा सको। जियांग उससे कहती है शक्ल देखी है अपनी, तुम सीरियस भी हो, तुम सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट हो। जियांग उसको बताते हैं कि उसे कम से कम यहाँ पे की रिफाइनिंग स्टेज पे तो पहुंचना ही पड़ेगा, लेकिन भले ही वो एक जीनियस हो, लेकिन तब भी उसे यहाँ पे 1-2 साल लग ही जाएंगे ये सब कुछ सीखने में। लेकिन इसके बावजूद वो यान को सिखाती है कि उसे कैसे क्या करना है, जिसके बाद वो एक दूसरी लड़की के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसके बाद वो पीछे मुड़ के यान से पूछती है कि तुमने ये सीखा, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि यान एक बार में ही ये टेक्निक सीख गया था। इसे जियांग की आंखें और चोंच लंबी हो जाती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। जिसके बाद वो यान के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम पक्का एबनॉर्मल और नॉर्मल तुम हो ही नहीं सकते। इसके बाद वो यान का कॉलर पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि मुझे ये बताओ कि तुम मार्शल आर्टिस्ट स्टेज पे कैसे पहुंच गए, तुम्हें कितना ज्यादा टाइम लगा, तुमने यहीं पे सेकंड के अंदर ही ब्रेक थ्रू किया ना, तुम सच में एक इंसान भी हो ना, कोई डीमन के बच्चे तो नहीं हो तुम। लेकिन यान का बस आगे से यही कहना था कि ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इस पे जियांग अपना सर पकड़ लेती है। वो आगे से कहती है कि पता नहीं इसका मास्टर किस टाइप का होगा, उसने ये सही फैसला किया कि तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। इसके बाद वो यान से कहती है कि भाड़ में जाओ तुम, चलो हम लोग अंदर चलते हैं। इसके बाद जियांग यहाँ पे गार्ड से कहती है कि हमें यहाँ पे हुआंग नहीं बुलाया है कि हम लोग अंदर जा सकते हैं। गार्ड भी आगे से शर्माते हुए कहता है कि हाँ तुम लोग जा सकते हो, और वो पीछे से कमेंट मारते हुए कहता है आज तो खूबसूरत लड़कियां आई है, पता नहीं हमारे प्रिंस इतने ज्यादा फेमस क्यों होते जा रहे हैं। भाड़ में पैसा लुटाता है वो। यान के आगे से बोलती बंद हो गई थी ऐसा संसार देख के, और वो जियांग से पूछता है कि हम लोग पैसे देख के भी तो अंदर आ सकते थे, तुमने मुझे लड़की क्यों बनाया। जियांग आगे से कहती है मुझे भी नहीं पता, और मुझे भी नहीं पता। जियांग यहाँ पे यान से कहती है कि जब तक हम लोग यहाँ पे हैं हुआंग कहीं भी नहीं जाएगा, इसलिए हम लोगों को पहले नहा लेना चाहिए। इसके बाद जियांग शॉपकीपर के पास जाती है और उससे कहती है कि
मुझे एक रूम चाहिए। शॉपकीपर आगे से पूछता है कौन सा वाला चाहिए, लड़कियों वाला लड़की वाला। इस पे जियांग की आगे से बोलती बंद हो जाती है क्योंकि वो इसमें लड़का बनी हुई है। एंड द शॉपकीपर इज गिविंग ऑफर, लड़कियों के साथ नहाना चाहोगे या फिर अकेले में। उसी टाइम पे वहाँ पे यान भी आ जाता है। ये यहाँ पे इंसानों की हॉट स्प्रिंग बात को देख के हैरान था। इसके बाद जियांग फैसला करती है कि वो यहाँ पे मेल वाले बाथरूम के अंदर जाएगी। इसके बाद यान की बारी आती है। शॉपकीपर भी उसे यही पूछता है, लेकिन यान के पास पैसे ही नहीं थे देने के लिए। इसके बाद हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि शर्माते शर्माते अंदर आ रही थी, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं था, इसलिए वो रिलैक्स होकर आराम से बैठ जाती है। ये सोचते हुए कि कोई भी नहीं यहाँ पे, लेकिन उसी टाइम पे गुड़ गोबर करने के लिए यान आ जाता है जो आगे से चिखते हुए कहता है कि अच्छा ये है इंसानों का हॉट स्प्रिंग बाथ। और जियांग उसे देख के चिल्लाते हुए पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जब मेल बाथरूम है तो मेल में ही आएगा ना। यान उसे बताता है कि उसके पास पैसे ही नहीं थे, उसके मास्टर ने सिर्फ उसको एक स्पिरिचुअल स्टोन दिया था जो उसने खर्चा कर दिया। और शॉपकीपर ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ आया था तो मैंने तुम्हें ज्वाइन कर लिया। क्योंकि यान अभी एक बच्चा ही है, इसलिए वो सीधा पानी के अंदर छलांग मार देता और इधर उधर खेलने लगता है स्विमिंग करते हुए। वह पे जियांग यान को देखते हुए अपने मन के अंदर यही सोच रहे थे कि ये बार बार चिल्ला रहा है इंसानों का हॉट स्प्रिंग बाथ, इंसानों का हॉट स्प्रिंग बाथ, इसका मतलब ये है क्या कि ये हेवनली वर्ल्ड से आया है। वह पे जियांग को अब शर्म नहीं गुस्सा आ रहा था क्योंकि जियांग उसका जीना हराम कर रहा था। ये पानी में श्यू श्यू करके हुए स्विम कर रहा था। इसके बाद यान हंसते हुए यान से कहता है ब्रदर अगर तुम यहीं पे हो तो फिर तुम मुझे और भी ज्यादा स्पेल्स सिखा सकते हो। लेकिन जियांग उसे मना कर देती है, ये कहते हुए कि मैं ठरकियों को कुछ भी नहीं सिखाती। तो फिर यान उसके कंधे दबाते हुए कहता है ब्रदर प्लीज टीच मी, तुम जो भी कहोगे मैं वो तुम्हारे लिए करूंगा। क्योंकि जियांग का डिफॉल्ट सिस्टम था तो एक फीमेल वाला ही ना, इसलिए छूने पे वो आगे से शर्माने लगती है। यान उसे पूछता है शर्मा काहे रही हो, तो फिर हमें इसका जवाब अगले ही पैनल में मिल जाता है क्योंकि यान कुछ ज्यादा ही चिपक के बैठा हुआ था। जियांग आगे से कहती है कि मैं नहीं शर्मा रही, लेकिन यान उसके पीछे ही पड़ा था। अगर शर्मा नहीं रही हो तो फिर अपना चेस्ट क्यों छुपा रही हो। इसके बाद यान आगे से उन्हें छू भी लेता है तो जियांग आगे से चिल्ला उठती है। वह पे यान अपने मन के अंदर सोच रहा था कि ये तो मखमली और मुलायम सा क्यों था, मुझे तो पता था कि चेस्ट एकदम कड़े कड़े होते हैं। व्हाट द हेल इज दिस थिंग। जियांग उसे कहती है कि मैं तुम्हें सिखाती हूँ, तुम कुछ भी नहीं करोगे, चुपचाप उस कोने में बैठे रहोगे। इस पे यान काफी ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है ठीक है। इसके बाद जियांग चैन की सांस लेती है और थोड़ा बहुत सोचने के बाद वो यान को बताती है कि वो उसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेक्निक सिखाएगी। इसके बाद वो यान को बताती है कि टेक्निक कैसे इस्तेमाल करना है, अंगड़म बड़म बड़म ये इतना भाई लिखा रहता है वहाँ पे। इसके बाद उसे अपनी पावर दूसरे वर्जन में ही डाल देनी है, इससे वो 1 की 2 हो जाएगी। यान थोड़ी देर के लिए इसे प्रैक्टिस करता है और अगले ही पल यहाँ पे वो अपने कई सारे रिफ्लेक्शन बना देता है मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि कॉपी क्लोन जिसको नहीं होता है वैसे ही। यान यहाँ पे टोटल 5 लोग बनाए थे और ये पांचों आपस में ही बात करते हुए कहते हैं कि तुम कौन हो, और सामने वाला बंदा कहता है कि मैं यान जैन हूँ। इसके बाद ये पूरे पूल के अंदर भाई उधम मचाने लगते हैं, खेलने लगते हैं। वहीं पे हम लोग जियांग को देखते हैं जिसके लिए अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा था, वो पानी के अंदर कुछ ज्यादा ही बैठ गई थी। मुझे नहीं पता मैंने आज तक हॉट स्प्रिंग बाथ नहीं लिया, ये 2-3 घंटों बैठने पे दिमाग घूमने लगता है या नहीं, लेकिन मैंने सोना लिया, अपने कमरे में बैठ के पसीना पसीना हो जाता हूँ, पैसे खर्चा करने की जरूरत नहीं है। जियांग यहाँ पे सोच ही रहे थे कि उसे यहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे जियांग के क्लोन उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उससे कहते हैं कि यहाँ पे कुछ बाकी स्पेल्स हैं क्या कि तुम मुझे सिखा सको। तो जियांग उसे बताती है कि यहाँ पे टोटल 456 स्पेल्स हैं। लेकिन उसी टाइम पे जियांग अपने आसपास देखती है और उसे यहाँ पे मन के अंदर कुछ विचार आने लगते हैं, कुछ समथिंग वियर्ड। जिसके बाद वो आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं बिल्कुल पास ना दूर रहो मुझसे। और मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आ चुका है कि वो क्या सोच रही है। यान और उसके सारे क्लोन अपने मन के अंदर सोचते हैं कि हमने तो कुछ बिया भी नहीं, ये काहे चिल्ला रही है। खैर इसके बाद यहाँ पे जियांग ज्यादा झेल नहीं पाती, एक तो शर्माहट और ऊपर से हॉट बात की गर्माहट। इसके बाद वो सीधा नॉकआउट हो जाती है, बेहोश हो जाती है। यान उसे उठाता है और बाहर लेके आता है। इसके बाद जब जियांग की आंखें खुलती है तो फिर उसे यहाँ पे सबसे पहले यान ही दिखाई देता है। जियांग अपने मन के अंदर सोचती है कोई भी मेरे पास होता, लेकिन ये क्यों है। जिसके बाद वो अपना शरीर ढकते हुए यान से कहती है कि मेरे पास ना आना, और उसे पूछते हैं कि जब मैं बेहोश थी तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया ना। यान उससे कहता है कि तुम डूब के मर जाती अगर मैं वहां पे ना होता, और मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। इसके बाद जियांग अपने कपड़ों की तरफ देखते हुए पूछती है लेकिन मेरे कपड़े किसने बदले। यान आगे से कहता है ऑफ कोर्स मैंने बदले, और कौन बदलेगा। इसके बाद यान आगे से एशियन ब्रा उठा लेता है और जियांग से पूछता है लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने ये अजीब सी ड्रेस क्यों पहनी थी, मैंने आज तक इसे कभी भी नहीं देखा और साला मैं इसे पहन भी नहीं पा रहा था। इस पे जियांग आगे से चीख उठती है और वो पूछती है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया। यान आगे से कहता है चीख काहे रही हो, तुम्हारे पास ही तो था ये। जियांग आगे से कहते हैं कोई बात नहीं है, मुझे बस तुमसे ये पूछना है क्या तुम्हें यहाँ पे लड़कों और लड़कियों के बीच में डिफरेंस के बारे में पता है कि उनके बीच में क्या अंतर होता है। यान आगे से कहता है हाँ मुझे पता है, लड़कियां और लड़कियां अच्छे दोस्त होते हैं, जस्ट ब्रदर्स। भाई को पता है कि यहाँ पे लड़के और लड़कियां होते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वो कैसे होते हैं। भाई के पास बाहरी जानकारी तो है लेकिन अंदरूनी नहीं। अब से यहाँ पे जियांग को एकदम चैन की सांस आती है क्योंकि उसे पता था कि इसे कुछ भी नहीं पता है। वो आगे से कहती है चले बेवकूफ चलते हैं, और वो कहती है कि मैं एक ऐसे बच्चे से क्यों शर्माऊं जो
जो कि अभी तक फुल्ली डेवलप भी नहीं हुआ है। यानी यहाँ पे दोबारा जियांग से कुछ सवाल पूछना चाहता था, लेकिन जियांग उसे मना कर देती है, ये कहते हुए कि पहले मिशन करो चल के। इसके बाद ये लोग उस रूम के पास आ जाते हैं जहाँ पे हुआंग लड़कियों के साथ डुआन डुआन करने के लिए गया हुआ है। वहीं पे जियांग अपने पास से एक बैम्बू स्टिक निकाल लेती है, वही बेहोश करने वाला डार्ट, और यान उसे पूछता है कि ये क्या चीज है। तो जियांग उसे बताती है कि ये जादुई चीज, इसे मारने के बाद कोई भी बेहोश हो जाता है और ये दुनिया के 7वें अजूबे में से एक है। अरे यार ये डॉट नहीं है, वो धुएं वाला कुछ है, होता नहीं जो निंजा से इस्तेमाल करते हैं धुआं मार के बेहोश करने के लिए। हालांकि इनका प्लान धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि तभी यहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं जो इनकी गर्दन पे मोटी तलवार रख के पूछते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसके अगले सीन में हम इन्हें रस्सियों में बंधा हुआ देखते हैं और वो गार्ड्स हुआंग को बताते हैं कि हमने इन्हें बाहर देखा, ये धुआं मार के आपको बेहोश करने की कोशिश कर रहे थे। हुआंग इन लोगों से पूछता है बच्चों कहाँ से आए हो तुम लोग, यहाँ पे मस्ती ना करो यार। जियांग यहाँ पे हुआंग से पूछती है कि तुमने यहाँ पे हमें पायरेटेड कॉपी क्यों बेची कि ट्रांसफॉर्मेशन ड्रैगन स्किल की। हमने फैसला किया था कि हम लोग यहाँ पे सीधी सीधी लड़ाई करेंगे इमॉर्टल्स के बीच में, लेकिन तुमने यहाँ पे हमें धोखा क्यों दिया। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हमने जो ईटो किंगडम देखा था, ये लोग इतने समय ईटो किंगडम के अंदर हैं, और जो वो किंगडम है वो जियांग के फादर का किंगडम है, यानी कि जियांग वो किंगडम की प्रिंसेस है। ऑल क्लियर। हम लोग हुआंग को देखते हैं जो कि कैसे हंसते हुए कहता है अच्छा तो तुम वो किंगडम की स्पाई हो, तुम लोग यार काफी ज्यादा बेवकूफ हो, आज मैं तुम लोगों को यहीं पे दफन कर दूंगा। इसके बाद वो जियांग को बताता है कि हमने तुम्हें पायरेटेड कॉपी सिर्फ इसलिए बेची ताकि तुम लोग यहाँ पे इमोर्टैलिटी को कभी भी प्रैक्टिस ना कर पाओ, इससे तुम्हारी कंट्री पूरी तरीके से कमजोर हो जाए। तुम लोग एक नंबर के बेवकूफ हो और तुम्हारे नेशन के अंदर कोई भी आइडियलिज्म नहीं है, यानी कि सूझबूझ। अब तुम्हारी कंट्री के आधे से ज्यादा लोग कभी भी यहाँ पे इमोर्टैलिटी को कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे। जियांग यहाँ पे हुआंग को गालियां देती है, लेकिन जुआंग उसे कहता है कि यार तुमने मेरा काम आसान कर दिया। मैं यहाँ पे कोई बहाना ढूंढ रहा था ताकि मैं तुम्हारे कंट्री के साथ वॉर छेड़ सकूं, लेकिन तुम्हारे आने से मुझे अच्छा आइडिया है। मैं यहाँ पे अपने ही घर को उड़ा दूंगा, जिसके बाद इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगाऊंगा और इससे हम लोग लड़ाई कर देंगे। इसलिए जियांग यहाँ पे अपनी रस्सियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो हुआंग उसे कहता है कि कोशिश ना करो यार, वो हेवनली ट्रेजर हैं, हेवनली रियलम से इतनी आसानी से नहीं टूटेंगी। लेकिन अगले ही पल हम लोग यान को देखते हैं जो कि हुआंग के पास आ जाता है। हुआंग उसे पूछता है बच्चे तुझे क्या चाहिए, तो यान उसे कहता है कि तुम्हारा हो गया। इसके बाद वो अगले ही पल एक झटके के अंदर रस्सियां तोड़ देता है। यान आगे से गुस्से में आ जाता है और वो हुआंग से कहता है कि मास्टर ने सही कहा था, तुम्हारा जैसे कचड़े को मिटाने के बाद मैं सक्सेसफुली हेवनली रियलम वापस जा सकता हूँ। हुआंग के आगे से आंखें लंबी हो जाती हैं कि यान ने हेवनली ट्रेजर को इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया। इसके बाद वो आगे से यान के सामने ही उसकी ही टेक्निक का प्रदर्शन करते हुए कहता है कि पास ना आना, ये रियल वर्जन है, मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। जियांग भी आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि ये रियल वाला वर्जन है, फुल वर्जन ये मैंने भी आज तक नहीं देखा है। इसके बाद हुआंग आगे से हमला करने ही वाला था, ये कहते हुए गो टू हेल, लेकिन उसी पल हम लोग यान को देखते हैं और वो अपना वाला वर्जन इस्तेमाल करता है, दी एडवांस वर्जन। और जब यान यहाँ पे अपने वाले वर्जन को इस्तेमाल करता है तो फिर हम लोग देखते हैं कि उसका ड्रैगन इतना ज्यादा बड़ा था कि हुआंग के ड्रैगन उसके सामने छोटे मोटे लिजार्ड यानी छिपकली लग रहे थे। इससे हुआंग के साथ साथ उसके ड्रैगन की भी फट जाती है। वो भी आगे से कहता है कहाँ बुला लिया भाई मुझे, ये तो मेरे पापा हैं। पापा आगे से कहते हैं कह रहे बच्चों मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि घर से बाहर न निकलना, तुम तो खेलते खेलते साला थाईलैंड ही पहुंच गए और ऊपर से ऑपरेशन भी करा लिया, ऐसा कैसे। वो दोनों ड्रैगन आगे से कहते हैं पापा जी हमें क्या पता था कि ये ऑपरेशन से इतना सब सहना पड़ेगा, हमें माफ कर दीजिए। हम लोग हुआंग को देखते हैं जो आगे से चीखते हुए कहता है कि ये बच्चा ही है ना, इसके पास ये टेक्निक कैसे आई। हम लोग यान को देखते हैं जो एनर्जी और ज्यादा बढ़ाते ही जा रहा था। वहीं पे जियांग भी आगे से चीखते हुए कहती है कि इस बंदे को सच में यहाँ पे स्किल के बारे में पता था, यानी कि ये सच कह रहा था। अब क्योंकि हुआंग को समझ में आ जाता है कि वो यहाँ पे हैंड टू हैंड तो जीत नहीं सकता, इसलिए वो आगे से छलकपटी का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वो हुआंग को टिटुए से पकड़ लेता है और यान से कहता है कि पास ना आना तो मैं इसका गला दबा के मार दूंगा। और यान को अभी भी नहीं पता था कि छलकपटी क्या चीज होती है, इसलिए वो आगे से कहता है इसका क्या मतलब है भी। तो हुआंग यहाँ पे यान को बताता है कि सिटी के अंदर लाखों लोग रहते हैं और तुम इतने ज्यादा पावर के साथ ये पूरी जगह ही डिस्ट्रॉय कर दोगे, तुम इतने लोगों की जान लेना चाहोगे। अगर तुम सच में चाहते हो कि यहाँ के सिविलियंस के साथ साथ तुम्हारी ये प्यारी वाइफ भी मारी जाए तो फिर तुम ट्राई क्यों नहीं करते। इसके बाद वो आगे से हंसते हुए कहता है डर गए ना अपनी बीवी का नाम सुन के। वहीं पर लोग जियांग को देखते हैं जो आगे से शर्माते हुए चिल्ला रहे थे भड़वे दूर हट मुझसे, ये बीवी नहीं हूं मैं इसकी, ये तुम्हें पूरी तरीके से पका भी नहीं, ये बच्चा है सिर्फ। कर इसके बाद वो अपने गार्ड से कहता है कि तुम लोग क्या देख रहे हो, जाओ जाके इस बच्चे को मार दो। तो फिर ये दोनों गार्ड्स उड़ते हुए यहाँ पे यान के पास आते हैं और उससे कहते हैं माफ कर दो बच्चे, पर ऑर्डर होता है। हम लोगों को जियांग की वजह से पता चलता है कि ये दोनों यहाँ पे एंटी इमॉर्टल मॉन्ग हैं, यानी कि ये दोनों यहाँ पे इमॉर्टल्स को मारने के लिए ही पैदा हुए हैं। हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि यान से कह रही थी कि मेरे बारे में चिंता ना करो, तुम यहाँ से चले जाओ, तुमने अभी तक मैजिक को सही से नहीं सीखा है, तुम यहाँ पे एंटी इमॉर्टल मॉन्ग के साथ नहीं जीत सकते हो। वांग अभी भी यहाँ पे उंगली करने की कोशिश कर रहा था यान को। वो यान से कहता है उड़ा दो ये जगह, जिससे हम सभी लोग यहाँ पे एक साथ ही मारे जाएंगे। यान उसे कहता है दादा तुम्हें किसने बताया कि की ट्रांसफॉर्मेशन ड्रैगन टेक्निक सिर्फ फटती है। इसके बाद ये एंटी इमॉर्टल मॉन्ग आगे से हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम लोग यान को देखते हैं जो कि आगे से इस टेक्निक का थर्ड स्टेज यूज करता है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों ड्रैगन आपस में मिल जाते हैं और उनके आपस में मिलने के बाद यहाँ पे हमें यहाँ पे इस एंटिटी का नाम नहीं बताया गया, लेकिन मैं इसे ड्रैगन स्पिरिट ही बुलाऊंगा क्योंकि वो सेंसेबल लगता है। ड्रैगन स्पिरिट यहाँ पे जैसे ही अपीयर होता है तो इन दोनों एंटी इमॉर्टल मॉन्ग की आंखें लंबी हो जाती है, आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये कौन सी टेक्निक है वे। फिर ये दोनों भी आगे से चिल्लाते हुए यही कहते हैं कि ये कौन
सी टेक्निक है, हमने तो इस टेक्निक के बारे में जाना नहीं, हमें तो बस इतना पता है कि ये सिर्फ न्यूक बॉम्ब की तरह काम करती है, जहाँ पे बिगड़े वहाँ पे तबाही। ये लोग जैसे ही यहाँ पे ड्रैगन स्पिरिट को देखते हैं तो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि इसने टेक्निक को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करके एक एंटिटी के अंदर बदल दिया, और ऊपर से ये एंटिटी यहाँ पे एक डिमोनिक बीस्ट की तरह लग रही है जिसने ह्यूमन फॉर्म ले ली है। इसके बाद यान यहाँ पे ड्रैगन स्पिरिट को ऑर्डर देता है जाओ और जाके इन दोनों को खत्म कर दो। तो इन दोनों को अभी भी अंदाजा नहीं कि ये किससे भिड़ने के लिए जा रहे हैं, इन्हें ऐसा ही लगता है कि ड्रैगन स्पिरिट सिर्फ एक सेफ शिफ्टिंग बीस्ट है और कुछ भी नहीं। लेकिन उन्होंने ड्रैगन स्पिरिट को देखते हैं जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी अपने अंदर इनहेल करता है और सामने की तरफ से ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करता है। वो दोनों इस ड्रैगन ब्रेथ को डॉज करते हैं और ये जहाँ पे जाके लगती है वहाँ पे उतना ही बड़ा धमाका होता है जितना टेक्निक से होता था। ये दोनों एंटी इमोर्टल मॉन्क एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक दूसरे से कहते हैं हमें घर चलना चाहिए। ड्रैगन स्पिरिट से कहता है क्या कर रहे हो यार, वो दोनों अभी भी जिंदा है, दोबारा निशाना लगा सही से मारो। इसके बाद हम लोग ड्रैगन स्पिरिट को देखते हैं और इस बार जब ये सांस खींचता है तो ये इतनी ज्यादा सांस खींचता है, इतनी ज्यादा सांस खींचता है, स्पिरिचुअल एनर्जी इसके अंदर भर जाती है और ये भी लोग खिसकते हुए चले आते हैं। इसके बाद जब ये दोनों अपने सामने देखते हैं तो फिर इन्हें ड्रैगन स्पिरिट इतनी बड़ी दिखाई देती है कि ये दोनों उसके निपल्स के बराबर थे। हम लोग हुआंग को देखते हैं जो कि दोबारा यहाँ पे छल कपट का इस्तेमाल करता है। वो यान से कहता है कि हिलना नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। यान उसे कहता है मार दो ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब हुआंग अपने बगल में देखता है तो फिर उसे वहाँ पे यान दिखाई देता है जो उसके कंधे में हाथ डाले हुए था, और ब्रो क्या हाल चाल। जिसके बाद वो जब दोबारा यान की तरफ देखता है तो यान ने पहले ही यहाँ पे जियांग को बचा लिया था। उस मल्टीफिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके यान उसे कहता है कि मैंने ये घंटे पहले स्पेल सीखा था और यही समय है इसे प्रैक्टिस करने का। हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि यान के ऊपर फिदा हुई हो गई थी। हम लोग हुआंग को देखते हैं जो कि यान के इस मल्टीफिकेशन टेक्निक को एकदम हलवा समझ रहा था। वो आगे से कहता है कि ये तो छोटी मोटी टेक्निक है, मेरा तुम क्या ही उखाड़ लोगे। लेकिन उसी टाइम पे यान का क्लोन हुआंग को टिटुए से पकड़ के उठा लेता है। इससे हुआंग को समझ में आ जाता है कि इसका क्लोन भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना कि इसकी रियल बॉडी। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यान इन तीनों को ही पकड़ लेता है और इन लोगों से कहता है कि मैंने तुम्हें जिंदा पकड़ा है, तुम्हारे पास कोई सवाल है। उल्टा सवाल पूछ रहा है कि मैंने तुम्हें जिंदा पकड़ा है, कोई सवाल है कि हमने तुम्हें क्यों पकड़ा। हम लोग उसी के पीछे जियांग को देखते हैं जो कि यान के ऊपर फिदा हो गई थी। भाई बच्चे से रिजलर बन गया। अगर तुम्हें रिजलर का मतलब नहीं पता है तो सिटिया बाज लौंडे कहते हैं इन्हें। ये जिस भी लड़की को देखे वो इन पे फिदा ही हो जाती है। मुझे लगता है कि इन लोगों ने यान को कुछ बताया है, इसलिए यान काफी ज्यादा सत्ते में था। वो इन लोगों से कहता है अगर जैसे लोग मेरी टेक्निक का इस्तेमाल करते तो फिर मैं इसे कभी देता ही अपने पास ही रखता। इसके बाद वो इन लोगों को मारने ही वाला था अपने मास्टर के ऑर्डर पे, ये कहते हुए कि जिन लोगों को भी ये टेक्निक पता है उन्हें मरना चाहिए। ये लोग भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन जियांग इन्हें बचाने के लिए आ जाती है और वो यान से कहती एक मिनट रुको, कि तुम्हारे मास्टर सच में इन्हें मारना चाहते हैं। यान आगे से कहता है कि उन्होंने कहा था जिन लोगों को भी इस टेक्निक के बारे में पता उन्हें मार गिराओ और घर वापस आ जाओ। तो जियांग उसे बताती है तुम्हारे मास्टर उस समय गुस्से में होंगे, वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहेंगे। तुम्हें पता है ना इमोर्टल्स यहाँ पे मरने से नहीं घबराते हैं, उन्हें यहाँ पे जिंदगी और मौत के बारे में कोई चिंता ही नहीं रहती है। मैं जानती हूँ तुम्हारे मास्टर तुमसे क्या करवाना चाहते थे, वो पक्का तुमसे ये करवाना चाहते होंगे कि तुम इन्हें जिंदा रखो और इन्हें बहुत ज्यादा तड़पन दो, यानी कि टॉर्चर करो। यानी से कहता अच्छा तो फिर अब क्या करना है। वही पे इन दिनों को पसीने छूट रहे थे, साला चैन से मर जाते, अब तो तड़पना पड़ेगा। तो जियांग आगे से यान को सिखाती है कि टॉर्चर कैसे किया जाता है। सबसे पहले इनकी कल्टीवेशन डिमोलिश कर दो, इसके बाद इनके टेंडन को कट ऑफ कर दो, कभी दोबारा कल्टीवेट करने के बारे में सोची है बिना। इसके बाद इन्हें जिंदा जमीन में दफन कर दो, जिससे ये धीरे धीरे मरेंगे। जिस पे इन तीनों की भाई आगे से चीख निकल जाती है, तीनों आगे से जाते हैं ये कुछ ज्यादा हो रहा है इतना तो। और उसी के बाद हम लोग यान को देखते हैं जो आगे से काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है अरे वाह इतना मजेदार चीज मुझे तो पता नहीं था। इसके बाद ये दोनों यही करते हैं और इन्हें जिंदा दफन कर देते हैं। फिर तीनों आगे से भाई खून क्या शुरू हो रहे थे, आगे से कहते हैं कि हमने कुछ किया भी नहीं, इतना बड़ा क्राइम भी नहीं किया, सिर्फ एक टेक्निक ही तो सीखी, उसके लिए इतना तड़पना पड़ेगा क्या। आई वुड से दैट दे सफर टू मच। जियांग यहाँ पे यान को समझाती भी कि वो लोग इतना ज्यादा गहराई में क्यों गए, क्योंकि कल्टीवेटर यहाँ पे आसानी के साथ मरते नहीं है, इसलिए उन लोगों को जमीन में जिंदा दफन करना एक बेस्ट आइडिया है, क्योंकि इन्हें मार देने से ये किसी दूसरी दुनिया में भी जा सकते हैं। इसलिए हमें ये भी पक्का करना पड़ेगा कि ये लोग कभी दूसरी दुनिया के अंदर जाए भी ना। हम लोग यान को देखते हैं और उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा, तो वो आगे से कहता है वाह वाह। और इसी तरीके से यान को लोगों को तड़पाने में मजा आने लगा और उसे तड़पन से प्यार हो गया। ब्रो इज लव टॉर्चरिंग अदर्स। बेसिकली भाई को दूसरे लोगों को टॉर्चर करने से प्यार हो गया। फिर इसके बाद जियांग यहाँ पे यान को बताती है कि उसे वो किंगडम वापस जाना पड़ेगा, उसके फादर की जान खतरे में है, क्योंकि यहाँ पे ईडो किंगडम के साथ कभी भी वॉर हो सकती है। और वैसे भी वो लोग यहाँ पे कोई ना कोई बहाना ही ढूंढ रहे हैं ताकि वो लोग यहाँ पे वॉर को शुरू कर सकें। और ऊपर से उनकी कंट्री के अंदर आधे से ज्यादा लोग अब यहाँ पे कल्टीवेट ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए लोगों को वहाँ पे वापस जाना पड़ेगा। जियांग उसे पूछता है इसका मतलब तुम घर जा रही हो, तो जियांग आगे से बताती है हाँ वहाँ पे कई सारे कल्टीवेटर्स है जिनको यहाँ पे की ऑफ सी ड्रैगन आती है, मुझे वहाँ पे उन्हें रोकना पड़ेगा ताकि वो लोग कल्टीवेट कर सके, और हमें बाकी लोगों को भी रोकना पड़ेगा ताकि वो लोग कंट्री को डिस्ट्रॉय न करें। यानी उसे कहता है कि तुम चिंता
चिंता ना करो यार, मैं उन्हें आसानी के साथ संभाल सकता हूँ, तुम ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। और ऊपर से उन लोगों को ये मेथड भी आता है कि ड्रैगन का। जियांग यहाँ पे यान से कहती है उसे पता है जियांग स्ट्रांग है, लेकिन वो सभी कल्टीवेटर्स हैं और उन्हें कई सारे स्पेल्स आते हैं और यान काफी इजीली उनके ट्रैप में फंस सकता है और कुत्ते की मौत मारा जा सकता है। तो यान यहाँ पे जियांग से पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जियांग उसे बताती है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट टेक्निक सिखा सकती हूँ जो हमारी कंट्री के अंदर काफी ज्यादा यूनिक है। यान आगे से पूछता है कि ये सीक्रेट टेक्निक क्या है। तो जियांग उसे बताती है इस टेक्निक का नाम समनिंग द एम्परर ऑफ द इमॉर्टल स्वॉर्ड्स। वो तुम्हें स्पिरिट स्वॉर्ड याद होगा ना, जो यान ने पहली बार समन किया था, वो वाली टेक्निक जियांग ने ही यान को समझाई थी। यान आगे से दोबारा एक्साइटेड हो जाता है। वो आगे से कहता है टेक्निक का कॉन्टेक्स्ट क्या है, मुझे बताओ, मुझे सीखना है। इसके बाद वो जियांग को पकड़ लेता है और उसे हिलाते हुए कहता है कि मुझे बताओ मुझे बताओ। इस पर जियांग दोबारा शर्माने लगती है और उसे दूर हटते हुए कहती है मैं तुम्हें सिखाऊंगी, मुझे हिलाना बंद करो। इसके बाद जियांग भागते हुए एक टांगे वाले के पास जाते हैं और उससे कहती है कि मैं कैपिटल ऑफ वू छोड़ दो। हॉर्समैन आगे से कहता है पता है ना यहाँ से कितनी दूर है। तो जियांग उससे कहते हैं तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, बस हमें कैपिटल ऑफ वू छोड़ो। इसके बाद ये लोग कैपिटल ऑफ वू की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और वहीं पे जियांग यान को बता रही थी कि मैं तुम्हें ये सब कुछ सिखा तो दूंगी, लेकिन ये काफी ज्यादा टफ काम होने वाला है क्योंकि तुम उन्हें आसानी के साथ समन नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें इमॉर्टल वर्ल्ड जाके उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी तुम उन्हें यहाँ पे समन कर सकते हो। और ऊपर से वो साले यहाँ पे हजारों मीटर से टॉल होते हैं, कम से कम 10,000 20,000 इतने टॉल होते हैं। और ऊपर से उनका टेम्पर ज्यादा ही हाई होता है, यानी कि छोटी बुद्धि के होते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाता है। उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, पहला या तो उन्हें वो दे दो जो उन्हें चाहिए, या तो उन्हें कुत्ते की मौत मार दो। इसके बाद उनसे यहाँ पे अपने लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो। यानी यहाँ पे जियांग से कहता है कि तुम मुझे करके दिखा दो ना। तो जियांग उसे बताती है उसे आइडिया ही नहीं कि ये कैसे किया जाता है, उसे यहाँ तक स्वॉर्ड स्पिरिट को समन करना भी नहीं आता है। उनके वुकलैंड के अंदर एक जर्नल है जो कि इसे समन कर सकता है, और वो यहाँ पे जिस एम्परर को समन करता है वो सिर्फ 8,000 मीटर लंबा होता है। यानी आगे से कहता है वाओ। इसके बाद जियांग अपने पास से झंडे निकालती है और उससे कहती है कि तुम्हें इमॉर्टल वर्ल्ड जाके खुद ही पता लगाना पड़ेगा कि उन्हें क्या चाहिए और उन्हें तुम कैसे अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन करवा सकते हो। इसके बाद वो जियांग से कहती है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इमॉर्टल वर्ल्ड चलते हैं। यानी उसे पूछता है कि तुम इन झंडों के साथ क्या कर रही हो। तो जियांग उसे बताती है कि ये जायंट स्पिरिट समनिंग फॉर्मेशन है। इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल यहाँ पे जायंट स्पिरिट को समन करने के लिए किया जाता है जो इमॉर्टल वर्ल्ड से आते हैं। इसके बाद जियांग यहाँ पे फॉर्मेशन का इस्तेमाल करती है और अपने साथ साथ यान को भी इमॉर्टल वर्ल्ड लेके चली जाती है। आगे से कहता है कि ये पूरा एरिया यहाँ पे एकदम रेगिस्तान सा क्यों है। और उसी टाइम पे यहाँ पे यान को एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई देता है और वो आगे से पूछता है कि इतना बड़ा गड्ढा कैसे यहाँ पे आया। तो जियांग उसे बताती है गधे ये सिर्फ एक फुटप्रिंट है, यानी कि पैर के निशान, और यान के लिए ये बहुत बड़ी खाई है। और से रियली डूइंग समथिंग शिट बट आई लाइक दिस। और तुम लोगों ने एक बात नोटिस की यान का मास्टर सिर्फ नाम का ही मास्टर है, असली सारी चीजें सिखाने वाली यान को उसकी बीवी है। उसकी बीवी ने उसे मल्टीफिकेशन सिखाया, जायंट समनिंग फॉर्मेशन सिखाई, यहाँ तक कि लड़की कैसे बना जाता है ये भी सिखाया। अब इसके बाद यहाँ पे एक इमॉर्टल स्पिरिट आती है जो कि अपना पैर जमीन के ऊपर रखती है तो ये उछल जाते हैं। जियांग यान से कहती है ये देखो इमॉर्टल एम्परर आ गया। इसके बाद जियांग यहाँ पे इमॉर्टल एम्परर को आवाज लगाती है और उससे कहती है कि वो लोग वो किंगडम से आए और वो उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं। इमॉर्टल एम्परर जैसे ही यहाँ पे वो किंगडम का नाम सुनता है तो वो आगे से साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि हमारे बॉस ने हमें ऑर्डर दिया है कि हम किसी के साथ भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, खासकर तुम लोगों के साथ, तुम्हारी कंट्री वाले लोगों के साथ में। इस पर जियांग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि यही लोग उसके लिए यहाँ पे आखिरी उम्मीद थे अपनी कंट्री को बचाने के लिए। लेकिन हम लोग यान को देखते हैं जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो आगे से कहता है ये तो काफी ज्यादा कूल एम्परर है, अब मैं चाहता हूँ कि ये सभी मेरे हो जाएं। जियांग यान से कहती है दादा तुम क्या करने वाले हो, मुझे बता दो, तुम उल्टा सीधा कुछ नहीं करने वाले ना। यान आगे से कहता है कि तुमने कहा था यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो इन्हें वो दो जो इन्हें चाहिए, या फिर इन्हें कुत्ते की तरह मारो जिसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो। मतलब ये दूसरा वाला तरीका हमारे जुआनजो कॉन्टिनेंट के अंदर भी काफी ज्यादा फेमस है। जियांग उसे कहती है ऐसा ना करो यार, तुम इन्हें नहीं मार सकते। हम उस इमॉर्टल एम्परर को देखते हैं जो आगे से अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। वहीं पर हम लोग यान को देखते हैं जो कुछ ज्यादा ही गुस्से और एग्रेसिव था। वो आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि जमीन के ऊपर तो मेरे मास्टर का भी अधिकार नहीं, ये पूरी जमीन मेरी है, मेरी, मैं इसे हड़प लूंगा। और हम लोगों को बताता है कि यान जब बच्चा हुआ करता था तो वो काफी ज्यादा अग्रेसिव हुआ करता था, यानी कि ज्यादा सोचता नहीं बस कर देता। कहीं भी लड़ाई हो रही हो तो सबसे पहले तुम्हें यही दिखाई देगा लोगों को मारने के लिए। और अगर तुम लोग हमारे पहले वाले यान को याद करो तो वो काफी ज्यादा सेंसेबल और एकदम शांत दिमाग का था। वो गुस्से में कुछ भी नहीं करता था, यहाँ तक कि गुस्से में भी हो तब भी वो एकदम शांत रहता था। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर डेवलपमेंट। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यान जंप मारता है तो वो उड़ते हुए सीधा इमॉर्टल एम्परर के मुंह के पास पहुंच जाता है नीचे से। जियांग सब कुछ देख रही थी तो उसकी आंखें लंबी हो जाती है और वो यान से कहती है तुम तो एकदम सुपर कूल हो यार। इसके बाद यान पलक झपकते हैं यहाँ पे इमॉर्टल एम्परर के पास पहुंच जाता है तो उसकी भी आंखें लंबी हो जाती हैं। जिसके बाद यान उसके मुंह के ऊपर एक ही घूंसा मारता है और एक ही घूंसे के अंदर इमॉर्टल एम्परर नॉकआउट, यानी कि वो हारा गया। और यान यहीं पे ही नहीं रुकता है, वो आगे से कहता है और भी है, मुझे अगला नंबर लाके दो। इस पे जियांग आगे से गालियां देने लगती है। वो आगे से कहती है ये साला मुझे मरवाएगा किसी दिन। जिसके बाद हम लोग एक और इमॉर्टल एम्परर को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि ये दिखने में कुछ ज्यादा ही जाना पहचाना सा लग रहा है। और इन सभी लोगों की यहाँ पे एक क्वीन भी थी जिसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कहा गया है।
इस इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पे कुछ इमॉर्टल एम्परर अपनी क्वीन को बता रहे थे इन लोगों को पता चला है कि वो किंगडम के जो भी लोग हैं उनमें से आधे से ज्यादा इमॉर्टलिटी को कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं। इस पे क्वीन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें नहीं यहाँ पे वो किंगडम को चूज किया था। अब उन लोगों ने यहाँ पे इमॉर्टलिटी के ऊपर गिव अप कर दिया, तो फिर क्या वो किसी टाइप की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाले हैं? और जो ये बंदा यहाँ पे क्वीन को बता रहा था वो असल में क्वीन का हस्बैंड ही था। क्वीन आगे से कहते अगर तुम मेरे पति ना होते ना, मैंने तुम्हें धक्के मार के यहाँ से फेंक दिया होता। भाई के पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है घर के अंदर। अब इसी टाइम पे यहाँ पे यान आ जाता है जो कि यहाँ पे इतने सभी इमॉर्टल एम्परर्स को देख के हैरान हो गया था। वो आगे से चमकते हुए कहता है कि यहाँ पे तो कई सारे इमॉर्टल एम्परर्स हैं। वहीं पे हम उसके पीछे जियांग को देखते हैं जो आगे से गड्ढा खोल देती है। जिसके बाद यान यहाँ पे ऐलान करता है कि जो चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, मैं यहाँ पे तुम लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट असाइन करने के लिए आया हूँ। आ जाओ देखते हैं कि इसमें है कितना दम। वहीं पे लोग जियांग को देखते हैं जो गड्ढा खोद के नीचे ही दब जाते हैं। ये कहते हुए ओ माय गॉड मुझे बचा लो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्वीन यहाँ पे यान की तरफ देखती है तो ये आगे से पागलों की तरह हंस रहा था चोटी के ऊपर खड़ा होके। क्वीन यहाँ पे यान से कहती है मुझे माफ कर दो, लेकिन हम लोग यहाँ पे वो किंगडम के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने वाले हैं। तुम लोगों ने इमॉर्टलिटी के ऊपर गिव अप कर दिया और कोई अजीबोगरीब टेक्निक सीख रहे हो और कोई अनजान बंदा तुम लोगों की बजाय पड़े हुए, इसलिए तुम लोग हमारी मदद चाहते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे तुम्हारे साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने वाले। यान आगे से हमला करते हुए कहता है लेकिन मैं वो किंगडम की तरफ से नहीं, और यहाँ पे एक सेकंड ऑप्शन भी है कि मैं यहाँ पे तुम्हें कुत्ते की तरह मारूंगा, जिसके बाद तुम लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। इस पे क्वीन को आगे से गुस्सा आ जाता है और वो भड़कते हुए कहती है इसे कोई मारो यार, इसे भगाओ यहाँ से। यान का सीधा निशाना क्वीन पे ही था, इसीलिए वो सीधा क्वीन की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। क्वीन आगे से चिल्लाते हुए कहती है देख क्या रो, रुको, उससे साला वो मुझे मारने के लिए आ रहा है। इसीलिए कई सारे सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं और क्वीन को प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश करते हैं और यहाँ पे मीट शील्ड बन जाते हैं। यान आगे से एक के बाद एक लगातार पंचेस मारते जाता है और वो एक बार में 6 इमॉर्टल एम्परर्स को मार गिराता है। क्वीन और उसका पति आगे से कहते हैं कि ये क्या था भाई, हमारे बगल से क्या गुजरा अभी। जिसके बाद हम लोग इमॉर्टल एम्परर्स को देखते हैं जो कि आगे से जीडी माइंड स्लैश, जीडी माइंड चॉप, आगे से अनगिनत टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। पत्थरों को तो वो काट दे रहे थे लेकिन यान के ऊपर एक खरोच तक नहीं आ रही थी। इसके बाद हम लोग यान को देखते हैं जो कि हंसते हुए ऊपर जाता है और ऊपर से अचानक से अनगिनत ड्रैगन सी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है, जिसपे क्वीन और उसके पति की आगे से फटके चार हो जाती है। वो आगे से कहते हैं कि ये हमारे साथ क्या करने वाला है, कोई हमें बता दो, हमने इंश्योरेंस भी नहीं लिया है इस चक्कर में क्योंकि ये अंडरवर्ल्ड है, तुम लोग यहाँ पे मरेंगे नहीं। वहीं पे यान आगे से हंसते हुए कहता है कि अब तुम लोग यहाँ पे आतिशबाजी का मजा लो। जिसके बाद उन लोगों के ऊपर धड़ाम धुड़ूम करके ड्रैगन टी ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है। ये इमॉर्टल एम्परर्स आपस में बात करते हुए कहते हैं इस बच्चे की कल्टीवेशन लेवल क्या है। दूसरा वाला आगे से कहता है मुझे नहीं पता। इसके बाद हम यहाँ पे गोभियों को उड़ते हुए देखते हैं और साथ ही में अलग अलग इमॉर्टल एम्परर्स को भी ये आसमान में उड़े जा रहे थे और जो बच रहे थे वो भागते हुए कहते हैं भागो रे। इसी बीच हम लोग जियांग को देखते हैं और इसकी भी आंखें चौंधी आ चुकी थी। आगे से कहती है अनलिमिटेड एनर्जी विद अनलिमिटेड डिस्ट्रक्शन। हम लोग क्वीन और उसके पति को देखते हैं जो आगे से घबराते हुए कहते हैं कि यार तुम पहले इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो फिर तुम्हें हमारी जरूरत क्यों है, तुम हमें क्यों समन करना चाहती हो, अपने काम से काम रखो, भाग जाओ यहाँ से। बट एज यू नो यान अभी बच्चा है तो वो यहाँ पे कोई भी चीजें नहीं सोचता, वो कोई नहीं सोचता फाइट के बीच में, उसको बस लड़ना है तो लड़ना है, बाकी आए कोई भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वीन का पति आगे से कहता है इस तरीके से साला पूरा अंडरवर्ल्ड ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा इसका महीने के हाथों। इसके बाद वो सभी इमॉर्टल एम्परर से कहता है कि और कहीं इकट्ठा हो जाओ और एक साथ इस बंदे के ऊपर अटैक करो। हम लोग क्वीन को देखते हैं और ये भी अपनी शॉट निकाल लेती है, ये कहते हुए कि हमला करो भाई, नहीं तो हम लोग यहाँ पे अपने घर को छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे अनगिनत इमॉर्टल एम्परर्स आ जाते हैं, अनगिनत। पीछे देख लो कितने सारे शैडोज हैं, बहुत ही ज्यादा हैं। यान आगे से कहता है कि ये तो यार बहुत ही ज्यादा आगे और मैं इतना ज्यादा भी तेज नहीं हूँ कि इन सभी को अकेले संभाल लूं। इसके बाद वो आगे से इस्तेमाल करता है मल्टीफिकेशन टेक्निक डिवीजन। हम लोग जियांग को देखते हैं और जियांग को यहाँ पे पछतावा होने वाला है कि उसने यान को ये स्पेल्स क्यों सिखाए। अगले हिस्से हम लोग यान को देखते हैं और ये यहाँ पे मल्टी क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करके अनगिनत अपने क्लोन्स बना लेता है। और जियांग हम लोगों से कहती है अब मुझे समझ में आया कि इसके मास्टर ने इसे कुछ भी क्यों नहीं सिखाया था, अगर मुझे ये सब कुछ पहले पता होता तो फिर मैं भी इसे कुछ न सिखाती। इसके बाद हम लोग यान को देखते हैं और यान आगे से दोबारा यहाँ पे की ट्रांसफॉर्मेशन ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करता है सेकंड लेवल की, जहाँ पे की ट्रांसफॉर्मेशन ड्रैगन टेक्निक एकदम जाइंट बॉल के अंदर बदल जाती है और यान यहाँ पे पता नहीं कितने सारे जाइंट बॉल बनाता है, जितने भी हैं ये तबाही मचा देंगे। अगर तुम लोगों ने नोटिस किया हो तो फिर यान के डिसाइपल ने यहाँ पे अभी तक सिर्फ सेकंड लेवल को ही अचीव किया है, थर्ड लेवल पे वो कभी गए ही नहीं है। की ट्रांसफॉर्मेशन ड्रैगन टेक्निक के बारे में इधर हम लोग इमॉर्टल एम्परर्स को देखते हैं जो आगे से चीखते हुए कहते हैं ग्रैंड मास्टर कुछ तो करिए, हम लोग मारे जाएंगे यहाँ पे। लेकिन हम लोग यान को देखते हैं और इसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, ये पागलों की तरह हंस रहा है। जिसके बाद ये बॉम्ब को नीचे छोड़ देता है। इसके बाद अगला सीन अंडरवर्ल्ड की बाहरी इलाके का होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं धड़ाम धुड़ुम बहुत बड़े बड़े धमाके होते हैं। इसके बाद अगला सीन इनर वर्ल्ड का होता है जहाँ पे हम लोग प्रिंसेस और उसके बाकी लोगों को देखते हैं जो कि ढेर हो चुके थे। क्वीन आगे से कहती है बस करो भाई, हम लोग हार मानते हैं, हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर देंगे। यानी लोगों के ऊपर हंसते हुए कहता है कि पहले करना चाहिए था ना, इतना सा बवाल ना मचता यहाँ पे। जिसके बाद ये लोग कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही बड़ा था। क्वीन का पति यान से कहता है कि हम लोगों ने इस पे साइन कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। जियांग इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट को देख के हैरान हो जाती है और वो मन के अंदर सोचती
कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट क्यों है भाई? दरअसल सभी लोगों ने यहाँ पे साइन किया था, यानी कि सिर्फ एक दो नहीं बल्कि सभी ने, इसलिए इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बना था। यान भी आगे से अपना अंगूठा काटता है और आगे से अंगूठा लगाते हुए कहता है ये लो, हो गया ना सब कुछ। क्वीन यान से पूछती है कि तुम पहले ही इतना ज्यादा स्ट्रांग हो तो फिर तुम्हें हमारी जरूरत क्यों है? या फिर तुम हमें किसी से प्रोटेक्ट करना चाहते हो या फिर हमें बलि का बकरा बनाना चाहते हो? कुछ तो बताओ। इसके बाद वो यान से पूछती है कि तुम्हें यहाँ से कुछ चाहिए क्या? तो यान आगे से कहता है कुछ भी नहीं, बस मुझे यहाँ से स्पेल्स चाहिए, यानी कि टेक्निक्स। इस पे क्वीन उसे कहती है ठीक है हम लोग समझ गए। इसके बाद वो पीछे मुड़ के सभी लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि और कोई अपने घुटने टेको, अब से ये हमारा न्यू किंग है। इसके बाद वो सभी यान के सामने घुटने टेकते हैं और उससे कहते हैं कि वो सभी यहाँ पे किंग का दर्जा देते हैं क्योंकि वो यहाँ पे हर किसी को हरा चुका है और यहाँ के हाईएस्ट लेवल तक पहुंच चुका है। वो लोग उसे सर्व करेंगे, यहाँ तक कि उसके आने वाले जनरेशन को भी सर्व करेंगे, यानी कि यान के बच्चों को भी। वहीं पे हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर सोच रहे थे कि इसने मेरी फैमिली के सारे रिसोर्सेज चुरा लिए, जो बच्चे कूदे थे उन्हें भी नहीं छोड़ा। इसके बाद अगला सीन रात का होता है। हम लोग देखते हैं कि ये सभी इमॉर्टल एम्परर्स यहाँ पे कुक बन चुके थे, मीट वीट खा रहे थे, खाना पका रहे थे। यान हम लोगों को बताता है कि ये लोग अपना साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, यानी कि जरूरत के हिसाब से इंसान माफिक और जरूरत के हिसाब से दानव माफिक। लेकिन उसी टाइम पे यान को यहाँ पे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ कि ये चिल्लाने की आवाज इस वर्ल्ड से आ रही है या फिर बाहर से, क्योंकि अगले सीन में हम लोग एक घर को जलते हुए देखते हैं, सॉरी एक गांव को जलते हुए देखते हैं जहाँ से किडनैपिंग की जा रही थी। आई डोंट फील एनीथिंग अबाउट दिस। इसके बाद आगे से चीरहरण भी हो रहा था, लेकिन उसी टाइम पे हम लोग यान को देखते हैं जो कि सटा सुटाता है और हर किसी के मुंह के ऊपर धड़ाम धुड़म घुसा मार के मौत की घाट उतार देता है। एक लड़की आसमान से नीचे गिर रही थी तो यान उसे पकड़ लेता है और उसी के पीछे हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कह रही थी कि यार तुम कुछ ज्यादा ही तेज भागते हो, धीरे भागा करो। जियांग उस लड़की को नीचे फेंक देता है और जियांग से कहता है कि जिन लोगों ने इस गांव को जलाया वो लोग पक्का यहाँ पे जिकोको किंगडम से होंगे ना, तुमने मुझे इन बारे में बताया था। जियांग में उनके कपड़ों को चेक करके बताती है कि हाँ ये सभी लोग यहाँ पे जिकोको किंगडम से ही आए हुए हैं। इसके बाद वो लड़कियां यहाँ पे यान को बताती हैं कि ये पेंग सिटी है, इनफैक्ट ये जगह वो किंगडम के लिए सेंटर की तरह काम करती है और यहाँ पे जिकोको किंगडम ने हमला कर दिया है। इससे जियांग को समझ में आ जाता है कि उसके फादर की जान खतरे में है और वो यहाँ से कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों की कंट्री खतरे में आ सकती है। इस पे यान उसके साथ जाते हुए कहता है क्योंकि मैंने तुम्हारी कंट्री के सारे रिसोर्सेज चुरा लिए है, इसलिए मेरा हक बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। जिसके बाद अगला सीन पेंग सिटी का होता है जहाँ पे धड़ाम धुड़ुम दीवारें गिराई जा रही थी पेंग सिटी के अंदर घुसने के लिए, और ये दोनों जब पहाड़ की चोटी से ये सारी जंग देख रहे तो जिनकी चीखें निकल जाती है क्योंकि यहाँ पे जंग नहीं चल रही थी, मॉडर्न वॉरफेयर हो रहा था। क्योंकि यहाँ पे घोड़ा हाथी नहीं, टैंक्स, एयरप्लेन और जेट्स चल रहे थे। ये लोग टैंक के अंदर गोलियों को लोड करते हैं और धड़ाम धुड़ुम मारते हैं। हम लोग कल्टिवेटर्स को देखते हैं आगे से फायरबॉल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टैंक के ऊपर एक तलिस्मा लगा हुआ था जिसको टैंक बैरियर कहा गया है, इससे फायरबॉल का असर टैंक के ऊपर नहीं हो रहा था। हम लोग सोल्जर्स को देखते हैं और ये लोग भी यहाँ पे भाई तलवार वाला इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, ये बजूका और M4 इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद हम लोग फाइटर जेट को देखते हैं और ये लोग यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ आए थे कि पेंग सिटी को आज हम अपने साथ ही लेके जाएंगे चाहे जो हो जाए। मुझे नहीं पता ऑथर का क्या प्लान है, लेकिन शायद से ट्रक उनको भी यहाँ पे आ जाना चाहिए। यहाँ पे कई सारे लोग हैं जिनको वो दूसरे प्लेनेट भेज सकता है। ये लोग नहीं रुक रहे थे भाई, ये पेंग सिटी के ऊपर कब्जा ही करने जाने वाले थे और इन लोगों को कंट्रोल करने वाला अपना कुन ही था। यानी ये सब कुछ देख रहा था और वो इन लोगों का ख्याल रखने के लिए जा ही रहा था, लेकिन यहाँ पे जियांग उसे रोक लेती है ये कहते हुए कि इन लोगों के ऊपर कई सारी जगहों से हमला हो रहा है, इन लोगों को सबसे पहले कैपिटल चलना चाहिए क्योंकि इनके फादर की जान खतरे में हो सकती है। वह पे जियांग जो अपने फादर के लिए टसुए बहा रही है, इसके अगले ही पैनल में हम उसके फादर को देखते हैं जो अय्यासी कर रहा था। दासिया इसके अगल बगल में पड़ी हुई से अंगूर खिला रहे हैं, ये कह रहे मास्टर आप एंजॉय करिए बस। राजा को घंटा फर्क नहीं पड़ता प्रजा से, चाहे वो भूखी मरे या फिर जिंदा रहे, राजा जस्ट वांट टू एंजॉय विद दासीज। हम लोग सोल्जर्स को देखते हैं जो आगे से ये सब कुछ देख रहे थे, जिसके बाद वो लोग सलाहकार का कॉलर पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं कि साले ये सब तेरी गलती है, तेरी वजह से ये मैजेस्टी इस तरीके के बन गए हैं। ये बाहर से तो दिखाता है कि इसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन अंदर से ये यहाँ पे जानबूझ के ये सारे कांड कर रहा था। दरअसल इसे यहाँ पे कुन नहीं काम पे लगाया था, इसलिए ये यहाँ पे एक दिमाग की तरह काम कर रहा था। हम लोग सोल्जर्स को देखते हैं और ये साले डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे किस चीज को डिफेंड करना है और किस चीज को नहीं करना है, ये आपस में ही लड़े जा रहे थे। कुछ तो ये सोच रहे थे कि इन लोगों को अटैक कर देना चाहिए, लेकिन इनके पैर पहले ही किसी ने काट दिए थे। दरअसल इन लोगों से आधे से ज्यादा लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रहे थे इमॉर्टैलिटी को, तो यानी कि ये अटैक करने का सवाल ही नहीं है। लेकिन इसी टाइम पे यहाँ पे ग्रेट जनरल आता है जो कि जियांग का अंकल है और वो इन लोगों से पूछता है कि तुम लोगों का महाराज कहाँ पे है। जियांग के अंकल आगे से कहते हैं कि कंट्री के बीच में वॉर छिड़ी हुई और महाराज यहाँ पे अय्यासी उड़ा रहा है। उसी टाइम पे एक सोल्जर आता है जो कि जनरल को बताता है कि यहाँ पे प्रिंसेस वापस आ चुकी हैं। जिसके बाद जियांग जैसे ही यहाँ पे कमरे के अंदर आती है तो वो अंकल चैन को देख के खुश हो जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। अंकल चैन उनसे पूछते हैं कि तुम 1 साल से ट्रैवल करो लेकिन अभी भी बच्चों की तरह हरकतें कर रही हो। इसके बाद जियांग यहाँ पे अंकल चैन को वो सभी चीजें बताती है जो हमें अभी तक पता चली है कि ड्रैगन की ट्रांसफॉर्मर टेक्निक नकली है, जो पीस इन लोगों के साथ की गई थी वो सिर्फ एक दिखावा थी ताकि ये लोग यहाँ पे और ज्यादा कल्टिवेट न कर सके और कमजोर हो जाएं। हालांकि अंकल को इस बारे में सब कुछ पहले ही सही पता था, इसलिए वो उसे कहते हैं कि तुम चिंता ना करो, मैंने वो स्किल नहीं सीखी है। इस पे जियांग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो अंकल उसे पूछते हैं बाय द वे ये लड़का कौन है। इस पे जियांग आगे से काफी खुशी खुशी बताती है कि ये मेरा दोस्त जिसके साथ मैं ट्रैवल करते हुए मिली और इसने मेरी काफी ज्यादा मदद की। अंकल चैन स्कूल अंकल जो हम बनना चाहते हैं
हैं और वो यान को देख के कहते हैं ओ। इसके बाद जियांग यहाँ पे अंकल चेन को बताती है कि वो लोग यहाँ पे जिकोको किंगडम को कैसे हराना है इस बारे में जानते हैं और यान उन लोगों की मदद कर सकता है। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी ने यहाँ पे, लेकिन अंकल चेन को इस चीज के ऊपर यकीन नहीं होता है और वो कहते हैं कि बच्चों को यहाँ पे वॉर से दूर रहना चाहिए। उन्हें लगता है कि वो लोग हमें थोड़ा बहुत कमजोर करके जीत सकते हैं, तो उन्हें बता दो कि सोल्जर्स यहाँ पे बच्चों, औरतों और बूढ़े लोगों को बचाने के लिए बनते हैं। कभी कभी वॉर के अंदर मैजिक्स काम नहीं आते तो फिर हमें यहाँ पे सिर्फ अपनी बहादुरी से जीतना पड़ता है। जिसके बाद वो एक सोल्जर से कहता है जाओ और जाके मेरी भतीजी को यहाँ पे आराम करवाओ यार। जिसके बाद अंकल यहाँ पे यान की तरफ देखते हैं और यान उन्हें देखता है। जिसके बाद वो पीछे मुड़ के सोल्जर से कहता है और हमारे दामाद जी के लिए भी यहाँ पे रूम तैयार किया जाए। मैं मजाक नहीं कर रहा, अंकल यही कहते हैं हमारे दामाद जी के लिए भी यहाँ पे रूम तैयार किया जाए। जिसके बाद यहाँ पे लड़के यान के कपड़े बदल रहे थे और यान यहाँ की ब्यूटी देख के कहता है कि यार यहाँ की लग्जरी तो एकदम हेवन वर्ल्ड के बराबर है जहाँ से यान कूदा था। लड़के यान से कहती है दामाद जी आप हिलिए नहीं, हम लोग आपके कपड़े बदल रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पे जियांग आती है और वो यहाँ पे इतने समय वुमन वाले कपड़ों में आई हुई थी और वो यान से कहती है कि तुम परेशान न हो, ये बस तुम्हारे नहलाने के लिए तैयारी कर रही है। लेकिन यान जियांग को देख के वही सवाल पूछता है जो हम सभी लोग पूछना चाहते हैं, तुम कौन हो? जिसपे जियांग उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं बस 5 मिनट के लिए तुमसे दूर गई, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या कि तुम मुझे पहचान नहीं सकते मेरी आवाज से, मेरे बालों से, मेरे चेहरे से? तो फिर यान कहता है अच्छा ये तुम, मुझे लगा कि तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है। इसके बाद यान जियांग से पूछता है लेकिन ब्रदर तुमने लड़कियों के कपड़े क्यों पहने हैं? लेकिन इस बार जियांग का दिमाग खराब हो जाता है। जिसके बाद वो सीधा यान का टेटुआ पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मेट्स उसे रोक लेती है ये कहते हुए कि आप लोग दामाद जी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकती, शादी के पहले ही दिन लड़ाई नहीं की जाती है और ऊपर से यहाँ पे एम्परर को भी पता है कि आप आ चुकी हैं और तैयारी होने वाली है। इसके बाद जियांग यहाँ पे बाकी मेट से कहती है कि तुम लोग यहाँ से निकलो, आज मैं इसे सिखाऊंगी कि नहाया कैसे जाता है, मैं मदद करूंगी इसकी। ये सभी मेट्स तो यहाँ से हंसते हुए निकल जाती हैं और जियांग यान से कहती है कि आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि लड़के और लड़कियों के बीच में डिफरेंस कैसे मापा जाता है और कैसे क्या होता है, कपड़े उतारो अपने। यान आगे से कहता है ठीक है यार उतार रहा हूँ, इतना गुस्सा क्यों रही हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुमने मुझे यहाँ पे कोई ट्रैप वैप बिछाया है। वही भैया जब अपने कपड़े उतारा तो सिर्फ जियांग शर्मा ही रही थी। इसके बाद वो भी शर्माते शर्माते अपने कपड़े उतार देती है और यान जब देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि ये क्या चीज है। इसके बाद अगला सीन एम्परर का होता है और एम्परर को जैसे ही पता चलता है कि उनकी बेटी यहाँ पे एक लड़की को लेके आई है, वो भी बाथरूम के अंदर है, वो दोनों एक साथ, तो ये भागते हुए चले जाते हैं। कहते हैं बेटा रुको। वहीं पे हम लोग जियांग और यान को देखते हैं जहाँ पे जियांग यान को सब कुछ सिखाने वाली थी, सब कुछ। हम लोग एम्परर को देखते हैं जो कि बाथरूम का दरवाजा खोल के कहते हैं कि रुक जाओ कुछ भी करना नहीं। लेकिन एम्परर को देर हो चुकी थी, जब तक ये बाथरूम के अंदर आते यान को सब कुछ समझ में आ चुका था। जियांग गुस्से में शर्मा रही थी और हम लोग यान के चेहरे के ऊपर सिर्फ लिपस्टिक्स के निशान देखते हैं। वहीं पे यान आगे से कहता है अच्छा अब मुझे कुछ समझ में आ रहा है, कुछ तो समझ में आ रहा है। एम्परर जियांग से पूछते हैं कि तुमने क्या किया, तो जियांग आगे से शर्माते हुए कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया। ऑथर हम लोगों को बताता है कि अब से यहाँ पे यान को समझ में आ गया कि लड़के और लड़कियों के बीच में क्या डिफरेंस होता है और वो जल्दबाजी में ही यहाँ पे अपनी प्यूबर्टी के अंदर एंटर हो गया। भाई को यहाँ पे मजबूर किया गया है मैच्योर होने के लिए, यानी कि भाई को यहाँ पे बाल अवस्था से किशोरी अवस्था में ट्रांसफर कर दिया गया बस एक बात के जरिए। खैर इसके बाद यहाँ पे अगला सीन हॉल का होता है जहाँ पे पता चलता है कि ये लोग आधे से ज्यादा लैंड हार चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ये थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं बाकी लोगों को अपने बचे कुछ लैंड से भगाने की। वहीं पे जो सलाहकार था वो भी यहाँ पे इसी चीज को बस फोर्स कर रहा था कि उन लोगों को यहाँ पे सोल्जर्स को नहीं भेजना चाहिए फाइट करने के लिए, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग यहाँ पे अब कल्टिवेट कर ही नहीं पाएंगे, इसीलिए इन लोगों को यहाँ पे पीस को ही प्रपोज करना चाहिए। सफेद झंडा ठहराने का मतलब यह है कि जो लैंड उन लोगों ने हासिल किया वो उनका ही हो जाएगा, मुझे तो इतना ही पता है। और इसी बीच हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि यान को यहाँ पे लेके आती है और इसके चेहरे के ऊपर अभी भी ये लिपस्टिक की निशान क्यों है भाई, हटाओ इन्हें। लेकिन हम लोग एम्परर को देखते हैं और एम्परर इस समय यहाँ पे किशोरी अवस्था में चला गया है, यानी कि इसे सिर्फ मौज चाहिए और कुछ भी नहीं। ये आगे से कहता है लड़ाई वड़ाई सब पुरानी चीजें, हम लोगों को यहाँ पे पीस प्रपोज करनी चाहिए। जियांग अपने फादर को ऐसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि उसे पता था कि उसके फादर ऐसे नहीं है। अंकल भी आगे से यह कहते हैं कि उन लोगों ने यहाँ पे साउथर्न आर्मी को क्रश कर दिया है, वो लोग अगर यहाँ पे फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वो लोग इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो लोग काउंटर अटैक कर सके, इसलिए अगर वो लोग यहाँ पे उनके मोरल का एडवांटेज उठाते हैं तो वो आसानी के साथ ये जंग जीत सकते हैं। इसके बाद अंकल यहाँ पे सॉर्ड स्पिरिट को समन करते हैं और ये दोनों एल्डर यहाँ पे सॉर्ड स्पिरिट को देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों ने पहली बार यहाँ पे एक सॉर्ड स्पिरिट को देखा था। ये असल में क्वीन का ही पति था। ये आगे से इन लोगों से कहता है कि मेरी वाइफ ने तो मना किया तुम लोगों के साथ काम करने को, लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया इसीलिए मैं यहाँ पे उसका औहदा करता हूँ, तो फिर मैं तुम लोगों की एक और बार मदद करूंगा। मैं यहाँ पे जिकोको किंगडम की फोर्स को तबाह कर दूंगा और तुम लोगों के पास मौका रहेगा उन लोगों के ऊपर अटैक करने का, जिससे तुम लोग जीत सकते हो। ये तो ही तुम्हारे पास आखिरी मौका है। हम लोग हरामी सलाहकार को देखते हैं और वो जैसे ही देखता है कि एम्परर का ध्यान यहाँ पे वॉर के ऊपर जा रहा है तो वो मन के अंदर सोचता है कि वो यहाँ पे एम्परर को कभी भी वॉर के ऊपर फोकस नहीं करने देना चाहिए, नहीं तो उसकी सारी मेहनत यहाँ पे बेकार जाएगी। इसीलिए वो एम्परर के कान भरते हुए कहता है एम्परर ये सब चीजें छोड़िए यार, मैं आपके लिए यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी का बैच लेके आया हूँ। हम लोगों ने पहले ये देख लिया कि जिकोको किंगडम कितना ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अच्छा यही होगा कि हम लोग यहाँ पे पीस को ही प्रेफर करें और उन लोगों को खेलने दे जैसा वो खेलना चाहते हैं। एम्परर इसकी बातों में आ जाता है। वो आगे से कहता है कि देखो भाई मैं यहाँ पे कोई भी काउंटर अटैक नहीं करना चाहता, हम लोगों को यहाँ पे पीस ही मेंटेन रखनी चाहिए। अंकल आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये लाइफ टाइम
अपॉर्चुनिटी है। साला वो जब भी हमारी सिटी के ऊपर कब्जा कर लेते हैं तो पूरी तरीके से मास्कर मचा देते हैं, हमें मार देते हैं और उन लोगों के पास अभी भी मौका है, वो हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। वो लोग तैयारी करके बैठे हैं। एम्परर का दोबारा ध्यान इसके ऊपर जाने वाला था, लेकिन उसी टाइम पे हरामी सलाहकार अपने पास से एक्स बॉस का गेमिंग कंट्रोल बाहर निकाल लेता है। ये कहता है आप इसे खिलो यार, ये वर्चुअल रियलिटी, आप इसके अंदर दुनिया के ऊपर राज कर सकते हैं, असल जिंदगी में राज करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए एम्परर आगे से कहता है कि वॉर काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए हम लोगों को पीस प्रेफर करनी चाहिए। अंकल आगे से हैरान हो जाते हैं कि इतना बढ़िया मौका है, इसके बावजूद ये कुछ भी कर क्यों नहीं रहा। जिसके बाद हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि आगे से कहती है कि उसे यहाँ पे नेशनल अफेयर्स के बारे में तो कुछ भी नहीं पता है, लेकिन वो इतना जानती है कि जिकोको किंगडम एक नंबर का रूथलेस बंदा है, अगर वो लोग एक बार यहाँ पे मास्कर करेंगे तो रुकेंगे नहीं। इसके बाद वो यान से कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, मैंने पहले अपनी बॉडी तुम्हें दे दी है, इसीलिए मेरी शादी भी नहीं होगी। यान आगे से कहता है कि करना क्या है ये बताओ यार, तुम तो इमोशनल ब्लैक कर रही हो। इसमें जियांग यान से कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें सबक सिखाओ जो उन लोगों ने हमारे साथ किया है, और यान के लिए इतना काफी था, वो तो जियांग के लिए दुनिया जीत देगा। इसके बाद जियांग पलक झपकते ही वहाँ से गायब होता है और हरामी सलाहकार का मुंह पकड़ के जमीन पे पटक देता है। इस पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये बंदा अचानक यहाँ पे कैसे आया। जिसके बाद यान उस कंट्रोलर को पकड़ता है और उसके दो टुकड़े करके सभी लोगों को घूरते हुए कहता है कि मेरी बात सुनो हर कोई, बैटल मैं लीड करूंगा, यानी कि यान बनेगा कमांडिंग ऑफिसर पूरी आर्मी का। इसके बाद वो कंट्रोलर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और एम्परर से कहता है कि अटैक करने की तैयारी करो। सभी लोगों को लगता है कि यान अब हम यहाँ पे एम्परर के ऊपर हमला करेगा, इसीलिए वो सभी यहाँ पे कहते हैं कि एम्परर को बचाओ। अंकल भाई ये देख के हैरान हो जाते हैं कि यान के अंदर इतना दम है कि वो इतनी तेज मूव किया कि उन्हें भी नहीं पता चला, जबकि वो यहाँ पे हार्मोनोजेनेसिस भाई कोई स्टेज है मुझे नहीं पता, इतनी लंबी है मैं नहीं पढ़ पा रहा। ऐसा नहीं है कि मैं बोल नहीं सकता, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन टाइम कम है, 3:30 बज रहे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और अगर तुम्हें ये वीडियो ये आज मिले तो फिर समझ जाओ कि मैं गॉड मोड में चला गया था, तब जाके तुम्हें ये वीडियो मिली है। खैर हम लोग इमॉर्टल किंग को देखते हैं जो कि उन लोगों से कहता है कि तुम लोग काफी ज्यादा लकी हो। तो वो सभी लोग पूछते हैं इसका क्या मतलब। हम लोग आर्ट्स को देखते हैं जो कि यान के लिए भाला लेके आए थे, भाई उसके बाद भाले काम नहीं करते। खैर इसके बाद स्पिरिट किंग यहाँ पे अपने देखता है और यान को वेलकम करता है। यान उसे कहता है कि तुम घर जा सकते हो, मैं यहाँ पे हूँ तो सबको संभाल लूंगा। जिस पे इन सभी लोगों को दोबारा झटका लगता है कि स्पिरिट किंग यहाँ पे यान को अपना मास्टर बुला रहा है, यानी कि ये इन सब का मास्टर है। अंकल भी ये देख के हैरान हो जाते हैं कि जिसको पाने के लिए मैंने यहाँ पे सदियों बिता दी उसके लिए कोई मास्टर और कोई है। फिर इसके बाद सॉर्ड स्पिरिट वहाँ से चला जाता है और सभी लोग यहाँ पे यान के मारे डर के कांप रहे थे, लेकिन यान को कंट्रोल करने वाली सिर्फ एक ही थी। वो यान से कहती है डेस्क से नीचे उतर जाओ, ये काफी ज्यादा पोलाइट नहीं होता है। तो यान बात मान के चुपचाप नीचे उतर जाता है। अंकल अपने मन के अंदर सोचते हैं कि मेरी भतीजी को ये दरिंदा मिल कैसे गया, और ऊपर से ये दरिंदा मेरी भतीजे का कहना क्यों मान रहा है। खैर इसके बाद एम्परर को यहाँ पे बुद्धि आ जाती है और वो सभी लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पे वॉर को डिक्लेयर करता हूँ, हम लोग अपनी कंट्रीज को वापस ले लेंगे जो हमने गवाई हैं। यान एम्परर की तरफ देख के कहता है कि तुम्हारे डैड तो कुछ ज्यादा ही समझदार हैं यार। जियांग आगे से कहती है कि वो हमेशा से समझदार ही थे, पता नहीं आजकल उनका हाव भाव बदला हुआ क्यों है, कोई हरामी बंदा उन्हें मिल गया होगा। इसके बाद अंकल यहाँ पे जियांग के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारी मुलाकात इस लड़की के साथ हुई कैसे। हमें तो पता है दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी, लेकिन वो अंकल को ये तो बता नहीं सकती है कि वो कुछ प्राइवेट काम कर रही थी, इसलिए वो कह देती है कि वो किसी काम से घूम रही थी, तभी उसकी मुलाकात यान से हुई थी। अंकल आगे से कहते हैं झूठ की महक आ रही है, पर मैं मान लेता हूँ कि यही सच है। जिसके बाद अंकल यान से कहते हैं तो दामाद जी आपको कितनी सारी आर्मी चाहिए, 1000 काफी रहेगी। यान पूछता है इसका मतलब क्या है, तो अंकल उसे बताते हैं कि तुम्हारे अंडर 1000 सोल्जर रहेंगे और तुम यहाँ पे उनके मार्शल रहोगे। यान आगे से एक्साइटेड हो जाता है और आगे से कहता है हाँ मुझे चाहिए। इसके बाद हम लोग यान को देखते हैं और इसे यहाँ पे आर्मर और शॉट दी जाती है और ये पागलों की तरह हंस रहा था। मुझे पक्का यकीन है कि यान यहाँ पे जिकोको किंगडम को डिस्ट्रॉय कर देगा। जिकोको किंगडम भाई सदमे में आ जाएंगे कि ये कैसे भिड़ गए, हम कहाँ भिड़ गए, कैसे मरे, हम पता भी नहीं चला हमें। फिर इसके बाद हम लोग वो आर्मी देखते हैं जो कि यान के अंडर कमांड में है और वो सभी यहाँ पे यान को देख के हैरान हो रहे थे कि साला ये है हमारा मार्शल। हम लोग देखते हैं कि जब अंकल ने यहाँ पे इन सभी सोल्जर को रिकॉग्नाइज किया था और इन्हें बताया था कि अब से यहाँ पे यान लोगों का मार्शल है, और इन्होंने बस यही कहा था कि मैं कुछ भी तुम्हें समझा नहीं सकता, अब से ये बंदा तुम्हारा मार्शल है, तुम्हें इसी का कहना मानना है। जिसके लिए सभी लोग भी मान गए थे क्योंकि मरना तो है ही एक दिन। वहीं पे अंकल ने यहाँ पे यान को लगभग 8 लाख सोल्जर्स दिए थे जो कि यान के लिए काम करेंगे। वो सभी सोल्जर्स यान की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये तो मेरे भतीजे से भी छोटा है, ये पक्का मार्शल ही है ना, हमें कोई चूरन तो नहीं दे रहा है। जिस पे एक सोल्जर आगे से कहता है कि हमने सुना है ये किसी रॉयल फैमिली से आया हुआ है, ये पक्का इन लोगों के बीच में डील हुई होगी। वहीं लोग यान को देखते हैं जिसे मजा आ रहा है, इसका चेहरा बता रहा है इसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। भाई को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन मरता है कहाँ जाता है, बस भाई को मजे चाहिए। इसके पीछे हम लोग सोल्जर्स को देखते हैं जिन्हें मौत दिखाई दे रही थी यान के ये वाले चेहरे के पीछे। इसके बाद अंकल उन लोगों से कहते हैं कि चलो हमला करने के लिए। जिसके बाद ये भी सोल्जर्स यहाँ पे सिटी की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पे ये लोग कैंप लगाएंगे। हम लोग जियांग को देखते हैं और वो भी इन लोगों के साथ आना चाहती थी, लेकिन अंकल उसे मना कर देते हैं ये कहते हुए कि तुम एक नोबल प्रिंसेस हो, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता है तो फिर मुझे एम्परर को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। जियांग आगे से कहती है कि यान है ना वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन हम लोग जियांग को देखते हैं और ये खटिए पे पड़ा हुआ हवा खा रहा था। हरामी सलाहकार इसे हवा दे रहा था। हरामी सलाहकार यान को हवा देते हुए कहता है एम्परर आपको कैसा लग रहा है दामाद जी, दामाद जी आपको कैसा लग रहा है, हवा आ रही है ना। यान आगे से मुस्कुराते हुए कहता है बहुत बढ़िया, इसी तरीके से सेवा करते रहो, तुम्हें मेवा खाने
देखने को मिलेगा, मैं तुम्हें जनरल बना दूंगा। हम इन दोनों को देखते ही इन दोनों के पसीने छूट जाते हैं यान की बातें सुन के। ये दोनों आगे से कहते हैं इसकी माँ का ये जनरल किसी को भी बना देगा क्या। और यहाँ पे अंकल को अब रिग्रेट होने लगा था कि उन लोगों ने सही डिसीजन तो लिया है ना यान को यहाँ पे मार्शल बना के। फिर इसके बाद वो जियांग से कहते हैं कि जैसे तुम देख सकती हो तुम्हारा होने वाला पति खुद का है ख्याल नहीं रख सकता, वो तुम्हारा क्या रखेगा, इसलिए तुम्हें यहीं पे ही रहना चाहिए। इसके बाद वो लोग जियांग को यहीं पे छोड़ के आगे निकल जाते हैं सिटी की तरफ। वहीं पे हम लोग सोल्जर्स को देखते हैं जो कि आपस में बात करते हुए कहते हैं कि खत्म होने वाला है भाई, मैं तो टूट गया। हम लोगों का मार्शल बिल्कुल भी सही दिमाग का बंदा नहीं है, वो बस यहाँ पे ऐश करने के लिए आया है और इसके ऐश के चक्कर में हम लोग कैश में बदल जाएंगे। इसके बाद अगला सीन फ्रंट लाइन के एक टेंट का होता है जो कि वुकोको किंगडम की तरफ से ही था, जहाँ पे हम लोग एक सोल्जर को देखते हैं जो कि आके यहाँ के जनरल को बताता है कि उन लोगों ने यहाँ पे कुछ 16 लाख के आसपास सभी ट्रुप्स को फैला दिया है और वो सभी यहाँ पे लगातार आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये भी यहाँ पे वो किंगडम की तरफ से ही एक जनरल है जो कि यहाँ पे ट्रुप्स को लीड कर रही है। आई होप इतनी नॉलेज तुम्हारे लिए काफी होगी क्योंकि ज्यादा इनके बारे में बताया नहीं जाता, ये सिर्फ कॉमेडी के लिए ही रखे गए हैं। लड़की आगे से कहती है कि मेरा समय बर्बाद करना बंद करो, तुम्हें पता है कि मेरा स्टाइल क्या है, मेरे काम के बीच में राणा ना बनो। जिसपे वो सोल्जर आगे से कहता है कि ये सब कुछ यहाँ पे प्रिंसेस के हस्बैंड की वजह से हो रहा है, हमारे दामाद जी की वजह से। इस पे जनरल आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि ये गोल्डन सेरेमनी सिर्फ एक बच्चे के लिए रखी जा रही है, जिसको यहाँ पे पहले ही 8 लाख सोल्जर्स दे दिए गए हैं कमांडे के लिए। क्या वो लोग बौखला चुके हैं, क्या उनका दिमाग ठिकाने पे भी है। इसी बीच हम लोग यान को देखते हैं जो कि अपनी टोली के अंदर बैठा हुआ यहाँ पे डमरू खेल रहा था। आर्मी सलाहकार उसे कहता है हाँ जनरल यानसन ऐसे ही, अच्छा मजा आ रहा है ना आपको बच्चों का खेल खेलने में। यान के आगे से खुशी का ठिकाना नहीं था, वो आगे से कहता है कि यार तुम्हारी दुनिया में तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा मजा दिलाती हैं, मैंने ऐसी कोई भी चीज आज तक हेवनली रियलम के अंदर हाथ तक नहीं लगाई। इस पे वो हरामी सलाहकार आगे से हैरान हो जाता है कि हेवनली रियलम ये कहां से आया भाई। अब इसके बाद हम लोग एक सोल्जर को देखते हैं जो कि यहाँ पे उड़ते हुए आता है, ये यहाँ पे सेंट्रल आर्मी से आया हुआ था। इन लोगों से पूछता है कि तुम लोगों के साथ क्या गड़बड़ है भाई, तुम लोग अभी तक यहाँ पे पहुंचे क्यों नहीं, तुम लोगों को हमला करने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है। इस पे सोल्जर आगे से कहते हैं कि ये सवाल आपको हमारे बॉस से पूछना चाहिए, हमारा छोटा प्यारा मार्शल माउंटेन से आया है, पहाड़ों से आया है बेचारा, वो उसने आज तक कोई खेल वेल नहीं खेला, इसलिए हमारे सोल्जर्स उसके साथ पोसंपा भाई पोसंपा खेल रहे हैं। 3 दिन खेला, 5 दिन खेला, 6 दिन खेला, ये तो हम लोग लकी हैं कि 10 दिन के अंदर इतनी दूर आ गए, नहीं तो अब तक हम लोग पता नहीं कहाँ होते। इस पे सोल्जर की भी फटके चार हो जाती है, ये मन के अंदर सोचता है कि कहाँ आ गए हम लोग। जिसके बाद वो इन लोगों से पूछता है वैसे तुम लोग इस पेपर के साथ क्या कर रहे हो। जिस पे सोल्जर आगे से कहते हैं कि हम अपने आखिरी शब्द लिख रहे हैं कि बीवी बच्चों के लिए कुछ तो छोड़ जाएं। इसके बाद हम लोग जीको को स्कॉट्स को देखते हैं, ये इन्हें तुम ऐसा ऐसे नहीं समझो, जिन्हें एम्बुश स्कॉट कहा जाता है यानी कि छुपके हमला। ये लोग वॉकी टॉकी से बात करते बताते हैं कि हम लोगों को सामने टारगेट दिख ही लिया है और ये लोग नंबर्स में बहुत ही ज्यादा है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे मिसाइल वॉश करना पड़ेगा। इसमें मिसाइल चलाने वाला बंदा आगे से कहता है मिसाइल ट्रुप यहाँ पे आ चुका है। हम लोग मिसाइल ट्रुप्स को देखते हैं तो मिसाइल ट्रुप्स नहीं मिसाइल सेना आई थी, वो बहुत ज्यादा ट्रक थे। ये लोग यान की आर्मी से लगभग 10,000 किलोमीटर दूर थे और यहीं से ये लोग मिसाइल का चालन शुरू करते हैं और धड़ाधड़ मिसाइलें छोड़ते हैं। ये सभी मिसाइल उड़ते हुए यान की आर्मी की तरफ बढ़ रही थी, जो कि धड़ाधड़ सीधे गिरेंगे तो सभी लोग मारे जाएंगे। हम लोग यान के एक सोल्जर को देखते हैं जो आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ पे हम लोगों के ऊपर हमला हो गया है। इन लोगों को ये भी नहीं पता कि लोगों के ऊपर मिसाइल से हमला हो रहा है, इन्हें ये भी लगता है कि ये लोग नंबर्स में ज्यादा हैं तो ये लोग आसानी के साथ इस वॉर को जीत सकते हैं। हम लोग हरामी सलाहकार को देखते हैं, इसकी फट जाती है मिसाइल का नाम सुन के, ये चुपचाप सीधा मुंह दबा के नीचे बैठ जाता है। यान उसे कहता है कि तुम काहे घबरा रहे हो, चिंता न करो, मैं उन सभी को मार दूंगा। इसके बाद हम लोग जिकोको किंगडम के पैलेस को देखते हैं और साथ ही में कुन को भी, जहाँ पे एम्पायर आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि ये पूरी तरीके से यूजलेस है, हम लोगों के पास यहाँ पे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है, भले वो लोग नंबर्स में कितने ही ज्यादा हो लेकिन वो हमें हरा नहीं सकते हैं और ऊपर से आधे से ज्यादा यहाँ पे कल्टीवेट ही नहीं कर सकते, इसलिए हम उन्हें बड़ी आसानी के साथ हरा देंगे। कुन आगे से कहता है कि एम्पायर अपना बीपी न बढ़ाइए, उन लोगों को लगता है कि वो हमारे खिलाफ जीत सकते हैं तो वो सिर्फ बेवकूफ हैं। जब तक हम लोग उनसे अपनी दूरी बना के रखेंगे और लॉन्ग रेंज अटैक करते रहेंगे तो फिर वो कभी भी जीत नहीं पाएंगे। इसके बाद एम्पायर यहाँ पे जनरल से पूछता है कि तुमने कहा था कि कोई गुड न्यूज लेके आए तो फिर बताओ। इस पे जनरल आगे से बताता है कि गुड न्यूज ये है कि हम लोगों को पता चला है कि जो वॉर को लीड करने वाला मार्शल है वो असल में उनके किंगडम का दामाद है, जो कि सिर्फ 8-9 साल का है, इसीलिए वो सिर्फ यहाँ पे अपनी मौत का मजा चखने के लिए आ रहे हैं क्योंकि उन लोगों का सन इन लॉ यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे आते आते मजे लूट रहा है, गेम खेल रहा है वो। मैंने यहाँ पे अपने मार्शल को भेज दिया उनसे निपटने के लिए और वो आसानी के साथ उन्हें हरा देगा। इसके बाद हम इन लोगों को देखते हैं जो कि आगे से कट्टा बंदों को टैंक निकाल लेते हैं और उन लोगों के ऊपर हमला बोल देते हैं। ये लोग जैसे ही यहाँ पे टैंक को देखते हैं तो आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये तो टैंक याकुजा है, जल्दी से डिफेंसिव फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो और उन सबको मार दो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे फाइटर हेलीकॉप्टर्स भी आ चुके थे आसमान में उड़ते हुए। अब उन्हीं में से एक बंदा किसी से टकरा जाता है तो उसका हेलमेट गिर जाता है। वो बंदा आगे से माफी मांगते हुए कहता है कि माफ कर दो, लेकिन जब उसकी नजर उस सोल्जर के ऊपर पड़ती है तो ये जियांग थी, ये भी चोरी छुपे यहाँ पे आ गई। वो सोल्जर जियांग से कहता है कि प्रिंसेस आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, लेकिन जियांग उसका मुंह पकड़ लेती है और उसे कहती है अगर तुमने एक भी शब्द कहा तो फिर मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगी। सोल्जर आगे से कहता है जो हुकुम मेम साहिबा। इसके बाद हम लोग ज्ञान को देखते हैं जो कि थोड़ा सा चेहरा बाहर निकाल के दिखता है तो फिर उसे सुनाई देता है कि मार दो मार दो मार दो। इसके बाद अगला सीन जिगोको किंगडम के मार्शल का होता है। वो आगे से कहता है कि इन लोगों ने एक बच्चे को यहाँ पे आर्मी लीड करने के लिए भेजा है, ये पक्का मरेंगे। साइड से सोल्जर कहता है कि ये साले एकदम जोक की तरह धीरे धीरे
धीरे चल रहे थे, हमने मौका देख के लोगों के ऊपर एम्बुश कर दिया। अब ये साले कभी भी जीत नहीं पाएंगे। इसके बाद हम लोग यान को देखते हैं जो कि अपनी टोकरी से बाहर निकलता है, तो फिर उसे बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स दिखाई देते हैं। हम लोग हरामी सलाहकार को देखते हैं, वो आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि हमारे तो लगे, हम लोग मारे जाएंगे। इसके बाद हम लोग फाइटर हेलीकॉप्टर को देखते हैं जिसके अंदर से मशीन गन बाहर निकलती है और धड़ाधड़ गोलियां बरसाने लगती है। हेलीकॉप्टर को चलाने वाला बौखला चुका था, वो आगे से कहता है ये बेबी मजा आ रहा है। हम लोग यान को देखते हैं जो कि चुपचाप खड़ा था। एक सोल्जर उसके पास आता है, ये कहते हुए जनरल आपको वापस चले जाना चाहिए आपकी सेफ्टी के लिए। लेकिन हम लोग यान को देखते हैं जो कि शॉर्ट के ऊपर बैठता है और सियों से उड़ जाता है। इसके बाद वो एक झटके के अंदर वहां पे जितने हेलीकॉप्टर थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख के सोल्जर की फट जाती है, वो आगे से कहता है जनरल आर यू सीरियस, अब हमारे साथ पोसंपा भाई पोसंपा खेल रहे थे, एकदम से आप यहाँ पे बाहुबली कैसे बन गए। इसके बाद हम लोग इस वाले जनरल को दोबारा देखते हैं जहाँ पे एक सोल्जर आता है, ये बुरी खबर लेके ये कहते हुए कि आर्मी के ऊपर एम्बुश हो चुका है और वो लोग अभी लड़ाई कर रहे हैं। ये जनरल आगे से कहती है कि मैंने यहाँ पे उन्हें कई सारे ऑर्डर्स दिए थे लेकिन उन्होंने एक भी फॉलो नहीं किया। अंकल आगे से कहते हैं और तो बताओ भाई। तो फिर सोल्जर उन लोगों को बताता है कि उन लोगों के ऊपर एम्बुश हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है, एनिमी के पास बहुत ज्यादा तादाद में लोग थे, उन लोगों ने हमें एकदम आउट नंबर्स कर दिया और उनके पास काफी ज्यादा हैवी वेपन भी थे। ये लड़की अंकल से कहती है अंकल आपने उनमें से क्या देखा कि उन्हें ये पूरी आर्मी दे दी, मुझे सही सही बताइए, ये दामाद के चक्कर से हुआ है ना ये सारा खेल। लेकिन अंकल को यान के ऊपर पूरा भरोसा था कि यान इतनी जल्दी हार मान ही नहीं सकता। इसके बाद हम लोग सलाहकार को देखते हैं जिसकी फटी पड़ी थी, वहीं पे सोल्जर आगे से चीख रहा था, ये कहते हुए कि मैं ये क्या देख रहा हूँ, हमारा जनरल अकेले यहाँ पे सभी हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। हरामी सलाहकार आगे से कहता है कि दामाद जी तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। सोल्जर आगे से कहता है कि मैं अंधा नहीं हूँ, दामाद जी सच में स्ट्रॉन्ग है। फिर इसके बाद एक सोल्जर आगे बढ़ता है और वो यान से कहता है कि हमें भी फाइट करनी चाहिए क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं। यान उसे घूरते हुए कहता है कि भाग जाओ, ये मेरी लड़ाई है, मैं ही लड़ूंगा। इस पर सोल्जर आगे से कहता है जी जनरल जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद अगला सीन स्थल सेना का होता है जहाँ पे एक तरफ से टैंक आ रहे थे और एक तरफ से ये लोग भाला लेके आ रहे थे। ये चिल्लाते हुए कि भारी वेपन होने का क्या फायदा है जब तुम्हारे पास मैजिक है। लेकिन इनकी लड़ाई के बीच में ही यहाँ पे यान एंट्री मारता है और सभी लोग यान को देख के हैरान हो जाते हैं कि यान यहाँ पे क्या कर रहा है। जिकोको किंगडम की आर्मी आगे से कहती है कि ये उन लोगों का कमांडर है ना, जैसा इसके बारे में बताया गया था ये बिल्कुल वैसा ही है। वहीं पे यान के सोल्जर आगे से कहते हैं कि जनरल डर के मारे छुपे नहीं हुए थे क्या, ये अचानक से यहाँ पे कैसे आ गए। उसी टाइम पे जिकोको किंगडम की आर्मी आगे से कहती है कि अटैक करना बंद करो, वापस चलो, यहाँ पे मिसाइल हमला होने वाला है। इसके बाद ऐसे भी वापस लौट जाते हैं और हम लोग आसमान में देखते हैं तो कई सारी मिसाइल लगातार आगे बढ़ रही थी। जिकोको किंगडम का सोल्जर आगे से कहता है कि ये तो बस एक दाएं हाथ का खेल था, ये तो बस बच्चे इन्हें एक झटके के अंदर हराया जा सकता है। लेकिन उसी पल हम लोग यान को देखते हैं जो कि अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और घुमाता है और यान जैसे ही अपनी हाथों की मूवमेंट इस्तेमाल करता है तो वो टेलीकाइनेसिस का इस्तेमाल करते हुए जो मिसाइल हवा में आ रहे थे उनके एक दो डायरेक्शन चेंज करता है जिससे वो इन लोगों के ऊपर जा गिरते हैं और ये लोग आधे से ज्यादा मारे जाते हैं। इसके बाद जो मिसाइलें बच गई थी या उन्होंने बीच में ही फोड़ देता है और आसमान में तगड़ा धमाका होता है। ये सोल्जर आगे से चीखते हुए कहते हैं कि ये क्या है भाई, आसमान में आतिशबाजी कौन करता है। हम लोग इस वाले जनरल को देखते हैं और ये भी जब अपने कैंप से बाहर निकल के देखती है तो इसकी भी चीख निकल जाती है कि ये क्या है। सभी लोग ये ताकत देख के हैरान हो गए थे। जिसके बाद एक सोल्जर जाके जिकोको किंगडम की आर्मी के जनरल को बताता है कि उन लोगों का अटैक फेल हो चुका है, सारी आर्मी डिस्ट्रॉय हो गई है। इस पे जनरल आगे से कहता है कि पूरी आर्मी को कमांड दे दो कि हम लोग डायरेक्ट हमला करने के लिए जाने वाले हैं। वहीं पे हम लोग यान के सोल्जर्स को देखते हैं जो कि आगे से कहते हैं कि ये तो हमारे जनरल यानसन है ना, किसने कहा था कि ये बच्चे, ये तो साला एक गॉड है, गॉड हमारे लिए मसीहा बन के आया है ये। हम लोग जियांग को देखते हैं और उसे पहले से ही पता था कि इसका अंत ऐसे ही होगा। फिर इसके बाद लोग टैंक और आर्मी सोल्जर लेके आते हैं और हमला कर देते हैं इन लोगों के ऊपर, जिसपे ये लोग भी आगे से हमला कर देते हैं। इसके बाद हम लोग जिकोको आर्मी के जनरल को देखते हैं जो कि यान की तरफ देखते हुए कहता है कि ये तो बच्चा है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। इसके बाद अगला सीन जिकोको किंगडम के पैलेस का होता है जहाँ पे एक सोल्जर आके इन लोगों को बताता है कि बुरी खबर है, जो इन लोगों ने अटैक एनिमी के ऊपर किया था उसे ब्लॉक कर लिया गया है और मिसाइलें काम नहीं कर रही। इसे तो एम्परर की पड़ती है, लेकिन कुन हैरान होकर पूछता है कि उन लोगों के पास सच में कोई पावरफुल बंदा है क्या जिसने अटैक को रोक लिया। इसके बाद वो इन लोगों से कहता है कि मुझे फ्रंट लाइन का सीन देखना है। इसके बाद ये लोग यहाँ पे प्रोजेक्टर को ऑन करते हैं और ये लोग सामने से कैमरा ले आए थे इस पूरी वॉर को ब्रॉडकास्ट करने के लिए। खैर इसके बाद हम लोग यहाँ पे जनरल को देखते हैं जो कि आगे से यान की टेक्निक यान के ऊपर इस्तेमाल करने वाला था, ये कहते हुए कि इसका सामना करके दिखाओ। सभी लोग उस टेक्निक को देख के हैरान हो जाते हैं और जब ये जनरल यान के ऊपर ये टेक्निक छोड़ता है तो सभी लोग घबरा जाते हैं और सभी लोगों को लगता है कि यही अंत है। लेकिन यान अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उस पूरी एनर्जी को एकदम कन्वर्ट कर देता है और उसे कंज्यूम करके अपने पास ले आता है। इस पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं, ये कहते हुए कि ये जहाँ पे भी गिरी तबाही मचाई है, लेकिन इसने इसे कंज्यूम कैसे कर लिया। वहीं पे हम लोग यान को देखते हैं जिसने पूरी एनर्जी को कंप्रेस करके अपने हाथ में इकट्ठा कर लिया था और वो उसे कंप्रेस करे ही जा रहा था। यान जैसे जैसे उस एनर्जी को कंप्रेस कर रहा था तो फिर वहाँ पे एनर्जी बढ़ती ही जा रही थी और यान चिल्लाते हुए कहता है कि साला मेरी टेक्निक तुम लोग मेरे खिलाफ ही इस्तेमाल करोगे। इसके बाद यान उस टेक्निक को रिलीज करता है उल्टा उन लोगों के ऊपर ही और ये एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि सभी लोग आगे से कांप जाते हैं और जो टैंक थे वो हवा में उड़ जाते हैं। इसके बाद जब ये एनर्जी ब्लास्ट करती है तो फिर इतना बड़ा धमाका होता है, इतना बड़ा धमाका होता है कि एनिमी तो उड़ ही जाते हैं। वहीं पे सभी सोल्जर्स आगे से कहते हैं कि ये बच्चा ही है ना, ये बच्चा नहीं हो सकता, ये दानव है एक नंबर का। इसके बाद सभी लोग यहाँ पे एनिमीज को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन एनिमीज वो तो गायब हो चुके थे, पूरा इलाका सन्नाटा हो गया था, वहाँ पे कोई नहीं बचा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म होता है। कोई कंप्लेंट
एक्सप्लेन नहीं करेगा कि ये बीच में क्यों खत्म हुआ, क्योंकि फाइट्स ऐसे ही चलती रहेंगी और तुम्हें डेली वीडियो मिल रही तो फिर तुम्हें पता ही है कि मैं गॉड मोड में चल रहा हूँ इतनी समय। और हाँ, मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि वीडियो लेट से ही आ रहे हैं तो फिर हम लोग थोड़ा सा टाइम चेंज कर लेते हैं। अब से मैं 4 या 5 के बीच में नहीं, डायरेक्ट 6 से 7 के बीच में वीडियो अपलोड करूंगा और उम्मीद है तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी इससे।